टू ऑल द आईसीएसई क्लास 10th एस्पिरेंट्स, इट्स अ प्रूवन सीरीज भाई। लास्ट ईयर और उसके पहले सालों में बच्चों ने बैकबेंचर्स सीरीज से पढ़ के बहुत अच्छे स्कोर करे हैं। मी विशाल सर इज गोइंग टू हेल्प यू आउट विद द फिजिक्स क्लास को राइट डाउन करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, फिर अभी चीजों को लेकर चल रहे होंगे बिकॉज ये मजाक नहीं है, एक क्लास 10th की बात है। वेल, स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब बॉडी रुकी रहे। जैसे कि अब मैंने कहा कि ये रिमोट मेरे हाथ पे रखा हुआ है, अब ना तो ये ऊपर जा रहा है तो नीचे जा रहा है, हम लोग तो इस पे डाउनवर्ड फोर्स है, वो अपवर्ड फोर्स से बैलेंस है। दैट्स अ कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग। मतलब दीदी जी ऊपर चली जाएंगी और भैया जी नीचे आ जाएंगे, दिस वुड बी द कंडीशन। This would be the condition. हेलो बच्चों, आई होप आप तो बहुत ही मस्त होगी और जम के पढ़ाई कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो पढ़ना चालू कर दो because the backbencher series is back again. To all the ICSE class 10th aspirants, it's a proven series भाई। लास्ट ईयर और उसके पहले सालों में बच्चों ने बैकबेंचर सीरीज से पढ़ के बहुत अच्छे स्कोर करे हैं और ये सीरीज हमने थोड़ा पहले लॉन्च कर दी है। इसके बाद जनरली हम लोग उसको बाद में कर रहे थे, बट वी हैव द न्यू प्लान्स for the student of this year, इसीलिए we don't want to lose out on any of your marks। हम चाहते हैं भाई आप सब लोग अपने डिजायर्ड मार्क्स तक पहुंचो और आप सबका गोल होना चाहिए टू रीच 95 प्लस। सबको भाई साहब 95 जाना है, किसी भी हाल में इस मुकाम को हासिल करना है कि ऑल इन ऑल आपको 95 प्लस का टारगेट अचीव करना है। एंड आई तो विश किया है कुछ सब्जेक्ट में फुल आउट ऑफ फुल भी आए, वो मैथ और फिजिक्स वाले सब्जेक्ट्स जो हैं। आप इंग्लिश में भी फुल आउट ऑफ फुल ला सकते हो इफ यू वांट इट, और आप रिगुलरली पढ़ाई करते हो तो जो सब्जेक्ट में फुल आउट ऑफ फुल जा सकते हो वहां फुल आउट ऑफ फुल जाओ और ऑल इन ऑल इस गोल को अचीव करो। और इसी मिशन के साथ द सीरीज इज येट बैक अगेन विद द टीचर्स प्रभास सर गोइंग टू टेक केयर ऑफ केमिस्ट्री ऑल टुगेदर। Me, Vishal sir is going to help you out with the physics. Rachit sir is going to help you with mathematics, and Riya ma'am, the QT teacher of your choice, is going to be help you with biology. अब भाई साहब बात ये रही कि क्या होने वाला है इसमें, तो आपको ये सब जानने के लिए एक हमने वीडियो बनाया है इंट्रोडक्शन का, वो देखना होगा जिसमें कि हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि क्या क्या कैसे कैसे चलेगा। लेकिन आज हम लोग क्या करने वाले हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टुडे वी आर गोइंग टू कवर द चैप्टर फोर्स, दैट्स द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर फिजिक्स। भाई बहुत ही प्यारा छोटा नन्ना मुन्ना सा चैप्टर है, लेकिन 5 मार्क्स कंटेन करता है हमारे फिजिक्स पेपर में। मतलब जो पहली यूनिट है हमारी मशीन्स, वर्क, एनर्जी और फोर्स को मिला के वो 20 मार्क्स की है, 18 से 20 मार्क्स का रेंज रखती है, जिसमें से 5 मार्क्स ये रखने वाला है अपने पास। छोटा चैप्टर है, जल्दी से पढ़ते हैं, खत्म करते हैं, साथ साथ पेन कॉपी निकाल लीजिए और मेरी जान चालू करते हैं अपने सेशन को। आर यू ऑल रेडी? से रेडी विद मी इन द कमेंट बॉक्स और उसके साथ ही लग जाओ अब उस मुकाम को हासिल करने के लिए, बिकॉज यार जिंदगी ना मिलेगी दोबारा और 10th तो नहीं आएगा दोबारा, राइट? तो 10th में हम लोग अपने फुल आउट ऑफ फुल के गोल को अचीव करते हैं, साथ में मिले करते हैं, हाथ पकड़े रहेंगे, साथ बनाए रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो चाह है ना उसको साथ में मिलकर अचीव करें। चलो तो विद फुल एनर्जी, फुल कमाल का वाइब और चालू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर फोर्स। सर क्या क्या होने वाला है? पहले तो Can you see the work that's going behind? कितना बढ़िया से डिजाइन करी जा रही चीजें, you will love it for sure, you are going to love it। और if you love it, keep sharing with your friends। यार तुम्हारा प्यार बस हमारे तक पहुंचाने का एक रास्ता है, इनको आगे बढ़ा दो, कमेंट कर दो, लाइक कर दो और इसको आगे लेके जाओ। ओके चलो, तो इन द कंटेंट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद फोर्स एंड मोशन। पहला हमारा फोर्स होता क्या है और टाइप्स ऑफ मोशन क्या है, फिर टॉर्क, बहुत कमाल का टॉपिक है भाई। टॉर्क क्या है? पहली बार आप लोग पढ़ रहे होंगे इसको। मूवमेंट क्या होता है? डायरेक्शन मूवमेंट, कपल, इक्विलिब्रियम, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम आ जाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सर्कुलर मोशन। इसी चैप्टर खत्म हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है बच्चों मेरा वो टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट्स और कपल, इनसे मिला के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इन पे सबसे ज्यादा एम्फसाइज करूंगा। क्या सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे? नहीं, थ्योरी के संग प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, क्वेश्चन भी लगा रहे होंगे, लेकिन बहुत ही क्रिस्प, फास्ट और शॉर्ट पढ़ेंगे। आई एम गोइंग टू कवर द लेक्चर इन अंडर 1 आवर, 1 घंटे के अंदर खत्म करेंगे इसको मिलके। चलो चालू करते हैं भाई साहब। I hope you all are set, you all are ready, you all have your copy and pen with you। आप डेफिनेशन को लिखते जाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, फॉर्मुलाज को राइट डाउन करेंगे, बॉक्स बनाएंगे, फिर अभी चीजों को लेकर चल रहे होंगे बिकॉज ये मजाक नहीं है, ये क्लास 10th की बात है। चलिए चालू करते हैं मोशन से। हाउ वी डिफाइन द मोशन? सर कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है। जैसे मैंने कहा सर मैं यहां खड़ा हुआ हूं, मैं 2 मीटर आगे गया, राइट? आई हैव चेंज माय पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू समथिंग। किसके रिस्पेक्ट में करा मैंने? आपके रिस्पेक्ट में आगे पीछे कर रहा हूं, राइट? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आगे पीछे कर रहा हूं, राइट? तो किसी के रिस्पेक्ट में मोशन होना बहुत जरूरी है, एक रेफरेंस पॉइंट होना बहुत जरूरी है। जैसे कि सेब गिरा, तो अगर वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नीचे आया, राइट? ट्रेन चल रही है, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चल रही है। सर बोट में, रिवर में बोट चल रही है, बोट पे किसी लगी, रिवर में बोट चल रही है ना, रिवर में बोट चल रही है तो बोट रिवर के रिस्पेक्ट में चल रही है। तो ये जो रेफरेंस पॉइंट है इनको ध्यान में रखते हुए जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है तो उसको बोलते हैं मोशन। क्या बोली जा रही डेफिनेशन? मोशन इज द चेंज इन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद टाइम।
टाइम एक रेफरेंस फ्रेम है रिलेटिव टू द रेफरेंस पॉइंट, किसके, एक रेफरेंस पॉइंट के ध्यान में रखते हुए। इफ समथिंग इज चेंजिंग इट्स लोकेशन इट्स इन मोशन। मैंने कहा आप स्कूल से घर गए, घर से स्कूल आए, दैट इज व्हाट, घर से स्कूल गए, स्कूल से घर आए, दैट इज व्हाट, दैट्स द पार्ट ऑफ द मोशन ऑल टुगेदर, राइट। जैसे कि आपका हाई फाइव करना, हैंड्स को वेव करना, एस्ट्रोनॉट्स का स्पेस में मूव करना, ट्रेन का चलना, सेक वगैरह, दे ऑल आर द मोशन। बेसिक सा पार्ट है, आपको पता है। मोशन के 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप है सर? ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी क्या है, ऑसिलेटरी क्या है और रोटेटरी क्या है, इनको फटाफट समझते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले ट्रांसलेटरी मोशन से। जब भी कोई मोशन एक स्ट्रेट लाइन में होता है, व्हेनेवर अ मोशन इज हैपनिंग इन द स्ट्रेट लाइन, बोला गया व्हेनेवर फोर्स एक्ट ऑन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, एक बॉडी रुकी हुई थी, हमें पता है भाई कि कोई ऑब्जेक्ट पे फोर्स तो नहीं लगाया जाएगा, क्लास 9 में पढ़ते हुए आ रहे हैं। एन ऑब्जेक्ट कैन ओनली मूव व्हेन एन एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज अप्लाइड, लॉ ऑफ इनर्शिया। आगे ना आ रहा है ना, आ रहा है ना, क्लास 9 को याद आ रहा है ना, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन मेरी जान, ठीक है। उसी से बात आती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो मूव करने के लिए सर उसको फोर्स लगाना पड़ेगा। अब फोर्स लगाया गया एंड बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट पाथ। सर ये इंपॉर्टेंट है, बॉडी कैसे मूव कर रही है? इन द स्ट्रेट पार्ट, इन द स्ट्रेट पार्ट, स्ट्रेट मूव कर रही है। दिस इज कॉल्ड एज लीनियर और ट्रांसलेटरी मोशन। इसी को बोलते हैं हम लोग लीनियर या फिर ट्रांसलेटरी मोशन। बहुत प्यारा, समझ आ गया सर। मोशन इन स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एज, एक वर्ड में क्या बोलेंगे? जैसे मेरे माइंड में आया, मुझे ट्रांसलेटरी को डिफाइन करना है, मैं बोलूंगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में क्या होगा? व्हेनेवर मोशन हैपन इन द स्ट्रेट लाइन, मोशन इन द स्ट्रेट लाइन। मैं सिंपल सी चीज बोलूंगा बस, जब भी मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है उसको बोल देंगे ट्रांसलेटरी मोशन। लीनियर मोशन उसी का नाम है। क्या बात है, चलते हैं सर रोटेटरी मोशन पे। नाम बता रहा है रोटेटरी। रोटेटरी सर कार का पहिया घूमता है क्या? सर फैन घूमता है क्या? सर अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है क्या? क्या रोटेटरी मोशन है? बस इसी का फील लेना है। देखो फिजिक्स यार इज ऑल अबाउट फील। तुमने अगर उसका एक इमेजिनेशन और इंटेंट माइंड में डाल दिया कि ओ दैट्स हाउ इट्स हैपनिंग, भाई जिंदगी भर नहीं भूलेगा। और पढ़ने में, पढ़ाने में, दोस्तों को सिखाने में और रंगबाजी मारने में, सब में मजा आने वाला है। यू जस्ट नीड टू फील द कॉन्सेप्ट। साथ में कराएंगे, साथ में फील लेते रहना, मजे करते रहेंगे, पढ़ाई करते रहेंगे। चलो रोटेटरी मोशन क्या बोला? क्या मेरा बॉडी इज पिवटेड अ पॉइंट। जरूरी क्या है कि एक पॉइंट से वो फिक्स हो। जैसे कि हमने कहा फैन मूव कर रहा है, फैन मूव कर रहा है तो क्या हो रहा है? एक पॉइंट से फिक्स है। मेरा हैंड मूव कर रहा है, मेरा हैंड क्या है? एक पॉइंट से फिक्स है। नाउ इट्स डूइंग द रोटेटरी मोशन, ठीक है। मेरा गला मूव कर रहा है, क्या है? एक पॉइंट से फिक्स है। चक्कर आ जाएंगे, ज्यादा नहीं। हाँ चलो नाउ जैसे यहाँ पे एक टायर इज मूविंग, टायर इज मूविंग, इज फिक्स, इज पिवटेड। फिक्स इज व्हाट? पिवटेड। क्या बोलते हैं उसको सर? फिजिक्स के लैंग्वेज बोलते हैं उसको पिवटेड। पिवटेड मतलब एक पॉइंट से फिक्स होना। अप्लाइड ऑन द बॉडी सुटेबल रोटेट्स द बॉडी, रोटेट्स द बॉडी अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट। सर उसके एक एक्सिस में, जैसे कि यहाँ पे ये क्या हो गई? मेरा जहां सर फिक्स है दैट्स एन एक्सिस, मैं इसके अराउंड इसको मूव करा रहा हूँ। यहाँ पे ये क्या हो गई सर? ये एक एक्सिस हो गई, एक एक्सिस हो गई, इसके अराउंड में हाथ को मूव करा रहा हूँ। सर सिंपल सी बात है, ठीक है। दैट्स व्हाट इज रोटेटरी मोशन। देन थर्ड वी हैव द ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन कौन करता है सर? ऑसिलेटरी मोशन कौन करता है? सर ऑसिलेटरी मोशन हमारे सिंपल पेंडुलम करते हैं, जहां पर ऑसिलेशंस होती है, दैट इज टू एंड फ्रो। एक वर्ड में अगर याद करना हो तो क्या बोलेंगे? टू एंड फ्रो। क्या बोलेंगे सर? टू एंड फ्रो मोशन। सिंपल सिंपल क्या बोलेंगे? इफ एनी मोशन दैट स्विंग्स, वाइब्रेट्स और रिपीट्स इटसेल्फ। क्या बोला गया? swings, vibrates or repeats itself along the same path. A key characteristic is that the restoring force always acts to pull the object back towards its equilibrium position. जैसे यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है सर? क्या हो रहा है सर? टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है सर। सर टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। जैसे कि ये पेंडुलम है, ये गया 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 गया, टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है। That's what is called as the, that's what is called as the ऑसिलेटरी मोशन। सिंपल था। हाँ जी सर, ये मोशन के 3 टाइप है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन मोशन के स्टार्ट और समझने के लिए इसको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आगे का जो पार्ट है वो इसी समझ आएगा। अब मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, वो है टॉर्क। चलो चालू करते हैं, टॉर्क को समझते हैं। सर टॉर्क क्या होता है? बिल्कुल नया टर्म है आपके लिए। आप ये समझो, एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया गया, ठीक है। मैंने कहा एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है मान लो, और मैंने उस पर फोर्स लगाया। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इसे फोर्स लगाया, ठीक है। मैंने इस पे फोर्स लगाया तो किसी डिस्टेंस से फोर्स लगाया होगा, तो जो फोर्स की वैल्यू है और जो इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, याद रखना ये कीवर्ड है भाई, जो इस पे फोर्स लगाया गया और जो इसकी डिस्टेंस है वो कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जहां से भी इससे फोर्स लगाया जा रहा है, दैट डिस्टेंस शुड बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मैं उनका प्रोडक्ट कर दूं, अगर मैं उनका प्रोडक्ट कर दूं, अगर मैं उनका प्रोडक्ट कर दूं, किसका सर? फोर्स का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, I am going to get the torque। इस फिनोमेना को बोलते हैं टॉर्क। मतलब बेसिकली फोर्स टाइम्स डिस्टेंस। सर फोर्स टाइम डिस्टेंस तो डिस्प्लेसमेंट तो फर्क भी था,
क्या ये वर्क है यार? एक्चुअली में इनकी एसआई यूनिट्स और इनके जो डायमेंशंस है वो सेम आएंगे, लेकिन ये वर्क नहीं है। ये फिजिक्स का एक टर्म है जिसको बोलते हैं हम लोग टॉर्क, और इसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोला जाता है। बहुत काम की बात, क्या बोलते हैं इसको? मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। और कैसे डिफाइन करते हैं? इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द, जो बताया गया आपको, क्या आप बताओ, संग बताओ, संग बताओ। इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बहुत प्यारा। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ द एक्शन। जहां से फोर्स लगाया जा रहा है उसके लाइन ऑफ एक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया जो टॉर्क है उसका सिंबल पहले तो क्या होता है? सर सिंबल होता है ताऊ। हमारे ताऊ नहीं, हमारे बड़े पापा नहीं, नॉट नॉट दैट ताऊ। इस ताऊ इस द ग्रीक लेटर, जिसकी वजह से हमने इसको टी में एक छोटा सा टी में छोटा सा यहां पर कर्व दिया हुआ है। ये अपना टाउ है, टाउ है। और इस टाउ की वैल्यू कैसे निकालेंगे? सर इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग फोर्स का इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। भाई साहब देखो पीपीटी थोड़ी हैवी हो गई है, क्योंकि इसमें एनिमेशंस, ग्राफिक्स और जो वीडियो को फोटोज गई है वो काफी हैवी है। ऐसे थोड़ा थोड़ा रुक रुक के चल रहा है, लेकिन आई होप आप उससे डिस्टर्ब नहीं होंगे। आपको चीजें दिख तो रही हैं, मतलब थोड़ा सा डिले से आ रही है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो टॉर्क इज व्हाट? फोर्स टाइम परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ आ गया अपने को? तो टॉर्क निकालना होगा तो हमें दो चीजें चाहिए। क्या क्या? फोर्स और परपेंडिकुलर। मतलब सर टॉर्क किस पे डिपेंड कर रहा है? अगर बात करें कि टॉर्क डिपेंड किस पे कर रहा है, तो दो फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। पहला फैक्टर क्या है सर? मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। फोर्स कितना है, हाँ की ना? पहला फैक्टर क्या है सर? फोर्स कितना है। जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना टॉर्क लगाएगा, बोलो हाँ की ना? टॉर्क बढ़ाने के लिए फोर्स को बढ़ा दिया जाए, टॉर्क घटाने के लिए फोर्स को घटा दिया जाए, वाइस वर्सा। और सर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि दो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब सर आपने देखा कि फोर्स के फिनोमेना में ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही है, और संग में ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जब ये बढ़ रहा है तो भी ये बढ़ रहा है, और जब ये बढ़ रहा है तो भी ये बढ़ रहा है। मतलब ऑन बोथ द कैरेक्टरिस्टिक द टॉर्क इज इंक्रीजिंग। अब इसका एक सिंपल सा तुम्हें बताता हूं एग्जांपल। तुमने देखा होगा जब भी जो मैंने मैकेनिक्स होते हैं, मैकेनिक्स मतलब जो कार के मैकेनिक्स होते हैं या फिर इलेक्ट्रीशियन होते हैं, देखा होगा प्लम्बर होते हैं, वो जनरली बड़ी बड़ी गैजेट्स को यूज करते हैं। चाहे वो पेचकस हो, प्लास हो, प्लायर्स हो, रिंचेस हो, वो बड़ी बड़ी यूज करते हैं, देखा है? जिससे कि उनकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बढ़ता है। अगर भाई साहब डिस्टेंस बढ़ गई तो टॉर्क तो बढ़ ही जाएगा। मतलब फोर्स कम लगाना पड़ेगा। क्या बात समझे? क्या बोला मैंने? मैंने कहा अगर डिस्टेंस बढ़ गई तो डिस्टेंस बढ़ने से टॉर्क बढ़ जाएगा, तो फोर्स हमें कम ही लगाना पड़ेगा। मतलब हमें एफर्ट कम लगाने पड़ेंगे, हमारी मेहनत कम होगी, हाँ की ना? तो ये है ब्यूटी ऑफ मैकेनिक्स, ये है ब्यूटी ऑफ मशीन्स, इसके हम लोग हेल्प से बहुत प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट्स के थ्रू अपने एफर्ट्स बचा सकते हैं। हम भाई आलसी आदमी है ना, अपन कम काम करेगा, मशीन को काम कराओ, डिस्टेंस बढ़ी दे लो, काम जल्दी हो जाएगा। इसीलिए वो देखा होगा बड़े बड़े पेचकस यूज करते हैं, आराम से नटबोल्ट खुल जाए, है ना? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट चलते हैं। सर टॉर्क तो समझ आ गया, फोर्स टाइम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, दोनों डायरेक्ट में रिलेट करेंगे। सर इसका अगर एक एग्जांपल मिल जाता कि रिलेट कैसे करेगा, तो उसको भी समझा देता हूं मैं आपको। उसके पहले जैसे कि आपको अगर एग्जांपल समझना है ना, तो अपने घर के डोर्स को देख लो, विंडोज को देख लो। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि आपके घर का डोर देखो, जो घर के डोर का हैंडल है, देखो वो जो पिवटेड पॉइंट है, जहां से वो फिक्स पॉइंट है उससे मैक्सिमम डिस्टेंस पे लगा होगा, दूर लगा होगा। और तुम कोशिश करना एक बार, तुम उसको पास से खोलने की कोशिश करना डोर को। अगर वो लोहे का गेट है, भारी गेट है, भाई दम लगा दोगे, दम लगाओगे तब खुलेगा। जब वो दूर गेट हो जाएगा ना, जैसे मानो ये हिंज है, ठीक है, ऐसे मानो ये हिंज है जहां से वो फिक्स है, देखो हिंज लगे होते हैं जहां चौखट होती है आपके गेट की या फिर विंडोज की, वहां पे लगे होते हैं चौखट के बगल में हिंज लगे होते हैं, वो सर्कुलर सर्कुलर से होते हैं ना, जहां से वो फिक्स होता है गेट। और वहां से देखो तो जो आपका हैंडल है गेट का, वो सबसे फारदेस्ट अप्रोच पे था, सबसे दूर होगा, सबसे किनारे लगा होगा। अब बिल्कुल भी किनारे नहीं हो जाएगा क्योंकि फिर तो वीकनेस हो जाएगी उसके हैंडल की। थोड़ा सा देखो बिल्कुल एकदम एक्सट्रीम पे लगा होगा, जिससे कि जो मोशन हो, जो मूवमेंट हो, वो आराम से हो। मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखो, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। यहाँ पर कहाँ गई वो फोटो, कहाँ गई, 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 कहाँ गई? ओ एक फोटो मिसिंग है इसमें तो एक फोटो मिसिंग हो गई भाई। ओहो, ओहो, पीपीटी से एक फोटो गायब हो गई है। चलो मैं अभी दिखा दूंगा आपको, मैं अभी दिखा दूंगा आपको। कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई? ये देखो, ये वाली कह रहा हूँ। तो देखो यहाँ जो हिंज है, इससे जो गेट है मैक्सिमम डिस्टेंस है, बोलो हाँ की ना? जिससे कि डिस्टेंस बढ़ जाए तो टॉर्क भी बढ़ जाए और फोर्स हमें कम लगाना पड़े और हमारे लिए इजी हो जाए। चलो अभी चलते हैं बैक टू
बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक हमारा, ठीक है। तो टॉक तो हो गया, मैं समझ आ गया भाई टॉक क्या है, फोर्स साइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब टॉक यार दो तरह के इवेंट्स करेगा, या तो मोशन को घड़ी की डायरेक्शन मूव कराएगा, दैट इज व्हाट क्लॉकवाइज मोशन। क्लॉकवाइज समझने का बहुत सिंपल दिखा, देखो ये 12 होता है, ये 3 होता है, ये 6 होता है और ये वाला 9 होता है। तो अगर मोशन 12 से 6 की तरफ हो रहा है, मतलब ये अगर 12 बज रहा है, ये 12 बज रहा है, ये 3 बज रहा है, तो अगर ये ऐसे मोशन हो रहा है तो दिस इज व्हाट क्लॉकवाइज। 12 से 3 की तरफ अगर मोशन जा रहा है ऐसे वाला, 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, अगर ऐसा कर रहा है, ऐसे से घूम रहा है तो दैट इज व्हाट क्लॉकवाइज। और इसका उल्टा क्या है, अगर 12 से 9 की तरफ जा रहा है, उल्टा जा रहा है, 12 से 9 की तरफ जा रहा है, दैट इज व्हाट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मोशन उल्टा हो रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज बोला जाएगा, और क्लॉकवाइज हो रहा है तो उसको सीधा बोला जाएगा, बाकी ना। तो सीधा उल्टा बोलेंगे मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक एंड अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द क्लॉक। अब भाई कन्वेंशनली माना क्या गया कि जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट्स है उसमें जो क्लॉकवाइज है डायरेक्शन है, जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है अपनी, उसको हम लोग ने नेगेटिव माना है। कैसे माना है, उसको हम लोगों ने नेगेटिव ही मान लिया है, द क्लॉकवाइज मोशन इज कंसीडर्ड एज नेगेटिव, और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसको पॉजिटिव माना है। तो हम लोग इन साइन को लेके ही कैलकुलेशन करेंगे अपनी, और इनके रिगार्ड में आंसर लिखेंगे कि भाई मोशन हो कैसा रहा है, जब भी टॉक लगाया गया तो मोशन क्लॉकवाइज हुआ या फिर वो एंटी क्लॉक, मतलब गेट अंदर की तरफ खुल रहा है या बाहर की तरफ खुल रहा है। नहीं समझ आया, नहीं समझ आया। अंदर की तरफ खुलेगा तो अलग मोशन हो जाएगा, और बाहर की तरफ खुलेगा तो पुश और पुल में अलग मोशन हो जाएगा। अभी इसके क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ऐसा हम लोगों ने कन्वेंशनली मान लिया गया कि मोशन हो कैसे रहा है, उसके बेसिस में उसको साइन दे देंगे। कौन सा, क्या बोला गया, अगर क्लॉकवाइज हुआ तो नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो पॉजिटिव। याद रखना भाई लोग, क्लॉक वाला नेगेटिव है, क्लॉक वाला नेगेटिव है यहाँ पे, हाँ भाई गलती नहीं होनी चाहिए। आ जाओ, एक क्वेश्चन आ गया, कह रहा है फोर्स ऑफ 12 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। सर दो चीजें गिवन है, देखो मैं ना एक ट्रिक यूज करता हूं हमेशा, और आपको सजेस्ट भी करता हूं। अभी क्वेश्चन हुआ ना, क्वेश्चन आया ना, तो अभी क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम करो, आराम से तसल्ली से पहले क्वेश्चन को रीड कर लो। मैंने क्वेश्चन को रीड करा, मैंने कहा एक फोर्स लगाया जा रहा है 12 न्यूटन का, परपेंडिकुलर लगाया जा रहा है एक स्पैनर के, जिसकी डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है फ्रॉम द नट। नट से स्पैनर की जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन समझ गए, विजुअलाइज कर पा रहे हो, देख पा रहे हो अपने दिमाग में, बिल्कुल बढ़िया। कह रहे हैं मोमेंट ऑफ फोर्स निकालो, मतलब टॉर्क निकालना है, मोमेंट ऑफ फोर्स बोले तो टॉर्क निकालना है। मैंने कहा अब यह मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया तो मैं सेकंड काम जो करूंगा, मतलब आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन, क्योंकि अब मैंने इसकी रीडिंग कर ली है, अब इसकी मैंने रीडिंग कर ली है, तो अब मैं लिखूंगा इसकी गिवन वैल्यूज। अब मैं लिखूंगा इसकी गिवन वैल्यूज कि गिवन में मुझे क्या क्या पता है, व्हाट ऑल इज गिवन टू मी, मुझे क्या क्या वैल्यूज पता है, मुझे क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं। अब मैं उनको लिखना चालू करूंगा, जब मैं उनको लिखूंगा तो मुझे क्या क्या मिलेगा वो देख लेता हूं मैं। हमसे कहा गया फोर्स गिवन है अपने को, तो हमने कहा फोर्स अप्लाई गिवन है, फोर्स कितना है सर 12 न्यूटन का है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, बहुत बढ़िया। और परपेंडिकुलर हो रहा है, ओहो क्या ही बात है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। मुझे एक दिमाग में तुरंत खटका, एक चीज दिमाग में तुरंत खटकी खटकी क्या खटकी, तो डिस्टेंस है वो है 20 सेंटीमीटर। मैंने कहा ओ भाई ये तो मजाक हो रहा है, तो खेला खेला जा रहा है हमारे संग, खेला मतलब भाई फोर्स तो न्यूटन में है, मतलब ऐसा यूनिट में है, लेकिन जो हमारा डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस जो है वो 20 सेंटीमीटर में। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसा यूनिट ही चाहिए, मुझे 20 को मीटर में कन्वर्ट करना है, डिवाइड बाय 100 कर देते हैं, क्या बोलते हो, मुझे 20 को मीटर में कन्वर्ट करना है भाई। मैं नहीं खेलूंगा ये खेल जब तक मेरे मन का नहीं होगा। तो मैंने इसको 100 से डिवाइड कर दिया। अब जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी, जीरो से जीरो कट जाएगा, 2 डिवाइड बाई 10 इज व्हाट 0.2 मीटर। सर ये एक जीरो है, ऊपर एक डिजिट के पहले डेसिमल लग जाएगा, सिंपल सी मैथमेटिक्स है। हमने कहा ठीक है, दैट इज व्हाट 0.2 मीटर। सर ये वाला येलो कलर सबसे बेस्ट है ना, इसी को यूज करेंगे हम लोग अब, ठीक है। 0.2 मीटर हमारी क्या हो गई, डिस्टेंस हो गई। अब हमने कहा सर फोर्स पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स टॉर्क ही तो निकालना है। हाय 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 क्या बात है सर, टॉर्क निकालने का फॉर्मूला पढ़ते हैं हम लोग। टॉर्क इज डिफाइंड एज द सर फोर्स टाइम्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो आपसे मैं एक चीज और पूछता हूं, आप लोग मुझे बताओ कि यार ये टॉर्क की यूनिट क्या होगी, टॉर्क की यूनिट क्या आने वाली है यहाँ पे, ठीक है। तब तक क्वेश्चन तो करो सर फोर्स इज व्हाट 12 न्यूटन। संग में भाई, संग में करना, बल्कि अगर आता हो तो पॉज करके पहले तुम सॉल्व कर लो, बाद में देखना ये सोल्यूशन को, ठीक है। दैट इज 12 into 0.2। ऑन सॉल्विंग व्हाट वी कैन सी 12 मल्टीप्लाई बाय 2 विल रिजल्ट टू 24, लेकिन एक डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है तो एक डेसिमल पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, दैट इज 2.4। अब सर यूनिट की बात आई, यूनिट के बिना तो कोई छोड़ेंगे नहीं, यूनिट के मार्क्स चले जाएंगे भाई छोड़ दोगे तो, यूनिट बिल्कुल संग में लिखनी है। फोर्स यूनिट पता है अपने को क्या होती है, फोर्स यूनिट इज व्हाट न्यूटन, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी सर मीटर। तो 2.4 न्यूटन मीटर के हमारा आंसर आ गया, क्या 2.4 न्यूटन मीटर, साथ में आया 2.4 न्यूटन मीटर हमारा आ गया टॉर्क। सर जो आंसर आता है ना उसको तुरंत डब्बे बंद कर देते हैं जिससे कि भाग ना जाए, है ना, क्योंकि हाईलाइट भी हो जाए, मतलब वो टीचर को दिख भी जाए और वो भाग ना जाए, मतलब
अलग से हाईलाइट हो जाए कि हमारा ये फाइनल आंसर आ चुका है। आ गया है आप लोगों का आंसर भी आ गया है। चले आगे, आगे चले, आगे चले। क्या बोलती पब्लिक, आगे चले? आ गया, चलो एक और क्वेश्चन कर लिया जाए क्या? एक और क्वेश्चन कर लिया जाए क्या ऐसा? चलो, कह रहा है अ मैकेनिक कैन ओपन अ नट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 150। क्या पहला पहला स्टेप क्या है? पहले स्टेप में इत्मीनान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखो न्यूमेरिकल ट्रबल करता है, और न्यूमेरिकल का ट्रबल हटाने के लिए पहले क्वेश्चन को पढ़ के उसको विजुलाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा क्या हो रहा है, अपने दिमाग में क्या डायग्राम बनना है, क्या फिगर बनना है, और क्या क्या वैल्यूज गिवन है। अगर इतना कर लिया भाई, मेरी जान, मैं बता रहा हूं कोई क्वेश्चन ऐसा होगा नहीं तुम बना ना पाओ। आई कैन गारंटी यू, आई कैन गारंटी यू। कितना डिफिकल्ट पेपर दे दे आईसीएससी, इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, इफ यू नो हाउ टू प्रोसीड विद द क्वेश्चन, तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है। एटलीस्ट तुम स्टेप मार्क तो ले ही जाओगे भाई, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो एक मैकेनिक ने ओपन करा है एक नट, उसके लिए उसने फोर्स लगाया, कितना लगाया सर? 150 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, वाइल यूजिंग अ लीवर हैंडल ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर। उसमें हैंडल की लेंथ कितनी है? 40 सेंटीमीटर। मैंने कहा जो पहले ये डेटा है इसको लिख लेते हैं, है ना, जो ये डेटा है पहले इसको लिख लेते हैं। ओके, ठीक है। एक मैकेनिक है, हमने कहा ठीक है, एक मैकेनिक है, एक मैकेनिक आदमी है भाई हमारा। मैकेनिक भाई साहब क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। कितना फोर्स लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं 150 न्यूटन का, और उससे वो क्या कर रहे हैं? एक लीवर के हैंडल से नट बोल्ट को ओपन कर दे रहे हैं। इसकी लेंथ गिवन है अपने को 40 सेंटीमीटर, मतलब सर फोर्स लगा रहे हैं और 40 सेंटीमीटर की लेंथ है। एक इसमें लोचा चल रहा है, तुमको दिख गया होगा लोचा क्या है वो, ठीक है। हाउ लॉन्ग हैंडल इज रिक्वायर्ड? अच्छा, ओ कह रहा है कितना लंबा हैंडल रिक्वायर होगा इफ ही वांट्स टू ओपन इट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। देख रहे हो, देख रहे हो कितना परम आदमी है ये फोर्स चेंज कर दिया अपना, ये फोर्स लगाने का फोर्स कम कर रहा है अपना, भाई आलसी बनना है भाई अपना, मैकेनिक भाई सब आलसी बन रहे हैं। अब कह रहा है अगर इसको कम फोर्स लगाना हो, देखो मैं सही बताऊं, आई कैन टेल दिस क्वेश्चन विदाउट इवन राइटिंग अ सिंगल थिंग, और मेरी अप्रोच भी यही होगी कि तुम पेन बिना उठाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। तुम्हें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, मतलब वो मेंटली होना चाहिए तुम्हें आना। देखो अप्रोच पता होनी चाहिए तुमको, तुम लिखोगे तो है ही है, तुम सॉल्व तो करोगे करोगे, लेकिन तुम्हारा इंटेलेक्ट कब डेवलप होगा, तुम्हारी आइडिया कब डेवलप होगी, तुम भाई आइडिया दिमाग में खेल जाओ उसको, वो बात दिमाग में बन जाए तब मजा है ना उसमें। तो कह रहा है अगर हमारे मैकेनिक भाई ने फोर्स को रिड्यूस कर दिया, कितना कर दिया, कितना कर दिया सर? 150 से 50 कर दिया। देखो पहले बताऊं आपको, मैं पहले आपको बताता हूं कि मैं कहने कैसे लॉजिकली इसको सॉल्व करा साथ में, ठीक है, फिर इसको हम लोग फॉर्मुला से भी कर लेंगे, है ना। यही तो हमारे, यही तो भाई, यही तो खासियत है एक एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ने की। आपको वो ऐसी अप्रोच दे देगा कि आपको पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, आंसर ऐसे ही मिल जाएगा आपको। फिर तो आप फॉर्मेलिटी के लिए बस आपको मार्क्स चाहिए आपको, इसलिए आप उसको पेन डाउन कर रहे हो, लेकिन मार्क्स के लिए आपको स्टेप दिखाने पड़ेंगे। सब्जेक्टिव पेपर हो रहा है सीबीएसई का, आईसीएससी का, जेई नहीं लिख रहे हो आपकी, आपको डायरेक्टली करना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। जब वहां करोगे तो बहुत काम आएगी ये ट्रिक। हमने कहा क्या फोर्स 150 से 50 हो रहा है, हाँ, कितना कम हो रहा है, कितने टाइम कम हो रहा है, ऐसा सोचो कितने टाइम कम हो रहा है सर? 3 टाइम्स कम हो रहा है। 150 में 3 का डिवाइड करेंगे तो आएगा 50, हाँ कि ना। अगर फोर्स 3 टाइम कम हो रहा है तो लेंथ को क्या 3 टाइम बढ़ जाना चाहिए, अगर उतना ही टॉर्क लगाना है तो। नट बोल्ट तो खोलना ही है ना, नट बोल्ट को तो उतना ही टॉर्क चाहिए ही चाहिए कम से कम, जो टॉर्क उसको रिक्वायर है, इतना टॉर्क उसको रिक्वायर है, इतना इंटू इतना, इतना इंटू इतना। अगर ये 3 गुना कम हुआ तो उसको 3 गुना बढ़ना पड़ेगा, तभी जाके वो नट बोल्ट खुल पाएगा, अदरवाइज वो नट बोल्ट खुल ही नहीं पाएगा, समझे क्या। तो सर 40 का 3 टाइम इज व्हाट? 120 सेंटीमीटर, मतलब 1 मीटर 20 सेंटीमीटर इज द आंसर। तब ऐसे आपने इसको ट्रिक से कर लिया कि फोर्स इज रिड्यूसिंग बाय 3 टाइम, लेंथ शुड इंक्रीज बाय 3 टाइम इन ऑर्डर टू मेंटेन द इक्वल टॉर्क। नहीं आया, नहीं आया, चलो इसको न्यूमेरिकली करते हैं। आई एम वेरी श्योर कि आप में से मैक्सिमम बच्चों को ये अप्रोच तुरंत चमक गई होगी, और शायद कुछ हो सकता है कुछ ने खुद से भी कर ली हो। ऐसा करते हैं, क्योंकि 2 फोर्स है तो एक को F1 एक को F2 बोल देते हैं, और पहले वाले लेंथ को L1 बोल देते हैं और दूसरे वाले लेंथ को L2 बोल देते हैं। नहीं पता है अपने को, देखो 1 2 से डिफरेंशिएट करने से हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है, ठीक है। हमने कहा जब फोर्स 1 था, लेंथ 1 था, तो टॉर्क भी 1 बोल देते हैं। सर वो क्या था? F1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस L1, इसमें कि F1 की वैल्यू 150 थी और ये कितना था? 40 सेंटीमीटर था, तो इसको 40 सेंटीमीटर को मीटर में कट कर लेते हैं, डिवाइड बाय 100 करके, 1 2 से कट जाएंगे। आंसर आया सर 16 न्यूटन मीटर का टॉर्क। 50 इंटू 4 इज व्हाट? 60 न्यूटन मीटर का टॉर्क आ गया, ठीक है। हमने कहा सर यही टॉर्क तो यहाँ भी चाहिए अपने को, हाँ ना, क्योंकि इतना टॉर्क तो रिक्वायर है ना नट बोल्ट खोलने के लिए, दिस कैन नॉट बी चेंज। तो यहाँ पे जो फॉर्मुला आया उसमें जो T2 की वैल्यू है वो T1 के बराबर होनी चाहिए। पहले तो T2 की वैल्यू कितनी है सर? फोर्स 2 इंटू लेंथ 2, मतलब सर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लेंथ बोल सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, लेकिन सर टॉर्क तो हमें इतना ही चाहिए। अब T1 की वैल्यू होनी चाहिए वो T2 के बराबर होनी चाहिए, बेसिकली टाउ 1 की टाउ 2 के बराबर होनी चाहिए, अदरवाइज वो खुलेगा नहीं। फोर्स कितना है सर? 50 है,
और लेंथ हमको निकालनी है, हाँ कि ना। तो अगर ध्यान से देखो तो कितना आया सर, L2 निकालना है, 50 मल्टीप्लाई में इधर लाते हैं, डिवाइड में मार देते हैं इसको, तुरंत डिवाइड में भेजते हैं तो धकेल देते हैं तुरंत डिवाइड में इसको, है ना। 0 से 0 कट गया, क्या वजह सर, 6/5, 6/5 इज व्हाट 1.2, 6/5 इज व्हाट 1.2, यूनिट क्या रहेगी सर, मीटर चाहिए, क्योंकि हम लोग चीजों को ऐसा यूनिट में सॉल्व कर रहे हैं। क्या आंसर 1.2 निकल के आया? क्या यही आंसर हम लोग ने बिना पेन उठाए निकाल दिया था? क्या यही आंसर हमने बिना पेन उठाए? यही ब्यूटी है भाई साहब, एक अच्छे एक्सपीरियंस टीचर से पढ़ना और साथ में उस इंटेलेक्ट को टीचर के संग यूटिलाइज करना, ये आप बिना पेन उठाए उनके क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। चले आगे, चले आगे, क्या बोलती है मेरी जान, चले आगे, चले, चलो बढ़ते हैं आगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड, टाइम कम है, पढ़ना ज्यादा है, ठीक है। चलो अब पढ़ते हैं कपल क्या होता है। ये वो कपल नहीं है, हाँ 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 हाँ, तुम्हारी क्लास में जो जोड़ियां बन रही है ना बेटा, पता है मुझे, मुझे पता है वो जो जोड़ियों के बारे में, है ना। हाँ, क्लास 10th में आ गए हैं, अब तो बड़े हो गए हैं, है ना। अब तो कपल कपल देखे होंगे, बहुत सारे स्कूल्स में चल रहे होंगे, क्लासरूम्स में चल रहे होंगे, कोचिंग में चल रहे होंगे, लेकिन ये वो वाला कपल नहीं है। यहाँ पे हम लोग, वी आर नॉट हेयर फॉर रिलेशनशिप एडवाइस, ना कपल कपल, हम लोग फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, फिजिक्स कपल की बात करते हैं। यहाँ फिजिक्स कपल, कपल का मतलब होता है, कपल का मतलब होता है दो लोग, दो लोग मतलब दो फोर्सेस, दो एनी टू क्वांटिटीज, दीज क्वांटिटीज कुड बी द टू फोर्सेस। जैसे कि व्हेनेवर अ स्टीयरिंग इज रोटेटेड, वी नीड टू यूज है कपल, उसको मूव कराने के लिए। अब देखा होगा भाई, वो गेड़ियां मारते हैं ना, एक हाथ सही मार लेते हैं, लेकिन इट्स नॉट सेफ एनी विच वे, एट अ हाई स्पीड यू आर गोइंग टू ठोकिंग द कार, तुम पक्का पिल जाओगे लेके उसको, ठीक है। लेकिन वो केस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक इजी ड्राइवर जो उसको कार को चला रहा है, और एक एक्सपीरियंस ड्राइवर चला रहा है। तुमने देखा होगा F1 कार रेसर ऐसे नहीं चला पाएंगे भाई, वो इतनी तेज है कार, हल्का सा भी डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ, F1 F2 से चेंज हो गया, ठुक गए लेके, ऐसा नहीं। अभी हम लोग सर की को खोलते हैं, देखा होगा सर, दोनों तरफ से फोर्स लगाते हैं, दोनों, इधर एक एक ये वाली, एक अपनी होती है फोर्थ फिंगर ये, और एक अपना थंब, दोनों से इसको मूव कराते हैं, हाँ की ना, हाँ की ना सर। सिमिलरली whenever we apply a kind of forces, देखा होगा, जैसे अभी हम लोग रोटेट करते हैं सर्कुलर थिंग्स को, जैसे नल की टोटी खोलते हैं, देखा होगा, बर्ली कैप खोलते हैं, whenever I open a cap of a bottle, जैसे कि मुझे, मेरे पास ये बॉटल है, लेट मी गेट द बॉटल, मेरे पास ये बॉटल है, अब मुझे इसे खोलना है। इसको खोलने के लिए अगर ये टाइटली पैक्ड है, तो मैं एक तरफ से फोर्स लगा के खोल नहीं सकता हूँ इसको। अगर मैं चाहूँ कि मैं एक तरफ से फोर्स लगा के खोल दूं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू अप्लाई द फोर्स फ्रॉम टू ऑफ द साइड्स, और मैं दोनों से इसको खोलूंगा, दोनों से खोलूंगा, देख रहे हो, दोनों से खोलूंगा। हाउ इजी इज इट फॉर मी टू ओपन इट अप, कितना इजी। और सिमिलरली इसको बंद करना है तो भी मुझे कपल लगाने पड़ेंगे, देखो दो फोर्स लग रहे हैं, अगर मैं इसमें हटा दूं तो यहाँ पे दो फोर्स लग रहे हैं इसको पैक करने के लिए भी, दैट इज व्हाट इज कपल। अच्छा यहाँ पे जैसे देखो ध्यान से, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, मतलब ये एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा। इफ यू सी माय थंब एंड दिस फिंगर, मिडिल फिंगर, इस दोनों की डायरेक्शन क्या है सर, एक ही डायरेक्शन है, कि ये क्लॉकवाइज है। बंद करने के लिए क्लॉकवाइज लगा रहा हूं, खोलने के लिए इसको एंटी क्लॉकवाइज लगा रहा हूं, खोलने के लिए इसको एंटी क्लॉक समझ रहे हो ना। देखो 6 से 9 से 6 आया, ये वाली तो मेरी मिडिल फिंगर है, ये 9 पे है, भी 9 PM पे है, और 9 से ये आई है किधर, 6 पे आई है। और ये भी क्या हो रहा है सर, ये 3 से 12 पे आ रहा है, तो दिस इज व्हाट एंटी क्लॉकवाइज। जब बंद कर रहा हूं तो क्या हो रहा है सर, क्लॉकवाइज। देखो 12 से थंब जो है वो 12 से 3 पे आ रहा है, और जो ये अपनी मिडिल फिंगर है ये 6 से 9 पे आ रही है, तो ये क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है। तो ये मोशन हमारे दोनों सिमिलर डायरेक्शन में अगर हुए तो ये अपना एक डायरेक्शन में मोशन करा दे, मतलब कार जो है अब वो टुवर्ड्स राइट मुड़ जाएगी। अब जो लॉक है वो अगर फोर्स इधर से लगा रहा हूं, इधर से लगा रहा हूं, तो ये मोशन जो है ये एंड क्लॉकवाइज मोशन, क्लॉकवाइज मोशन, क्योंकि देखो इधर घुमा रहा हूं मैं, इधर घुमा रहा हूं, तो इधर क्या है, ये क्लॉकवाइज मोशन हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है सर, स्टीयरिंग में ये वाला स्टीयरिंग इधर फोर्स लगा रहा है, ये वाला स्टीयरिंग इधर फोर्स लगा रहा है, इधर लगा रहा है, तो क्या हो रही, कार देखो क्लॉकवाइज जा रही है, क्लॉकवाइज जा रही है, क्लॉकवाइज जा रही है, इधर की तरफ मुड़ रही है, हाँ की ना, इधर की तरफ मुड़ रही है कार, और स्टीयरिंग भी राइट की तरफ मुड़ रहा है। तो दैट इज व्हाट इज कपल। कपल इज द टर्निंग फोर्स के लिए हमको चाहिए पेयर ऑफ फोर्स। क्या चाहिए भाई, पेयर ऑफ फोर्स चाहिए। कब चाहिए, जब टर्निंग फोर्स लगाना है। अ सिंगल फोर्स अप्लाइड ऑन द पिवटेड ऑब्जेक्ट अलोन डज नॉट कॉज द टर्निंग और रोटेशन, अकेला वो टर्निंग रोटेशन नहीं कर सकता, इसीलिए दो फोर्स चाहिए, उसी को बोलते हैं कपल। द टर्निंग इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय पेयर ऑफ फोर्सेस, सच अ पेयर ऑफ फोर्सेस कॉल्ड एज द कपल। उनको क्या बोलते हैं, हम कपल बोलते हैं। द टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन फॉर्म्स अ कपल। इक्वल क्या क्या बोला गया भाई, ध्यान से, इक्वल एंड अपोजिट। और इसके बाद एक और पॉइंट, नॉट एक्टिंग इन द सेम लाइन। भाई साहब ये कीवर्ड है, नॉट एक्टिंग इन द सेम लाइन, ये कीवर्ड है, ये कीवर्ड आपको मार्क्स देते हैं। आप लिख के चले जाते हो पूरा ज्ञान दुनिया भर का, कीवर्ड लिखना भूल जाते हो, फिर कहते हो मार्क्स नहीं आए। कैसे आएंगे, टर्म 1 एग्जाम, टर्म 2 एग्जाम, आप मार्क्स नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, तो कीवर्ड नहीं लिखोगे आप, ये कीवर्ड्स हैं उसके, ठीक है, ठीक है। तो
टर्निंग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए हमको पेयर ऑफ फोर्स ही चाहिए, कपल्स ही चाहिए। डन है भाई, बहुत बढ़िया। वही प्रोड्यूस करेंगे रोटेशन को, उसके बिना रोटेशन नहीं हो पाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए व्हेन वी ओपन द डोर, द फोर्स वी एक्सर्ट एट द हैंडल ऑफ द डोर, तो क्या हो रहा है सर, ये मोशन करा रहा है। एंड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एट द रिएक्शन ऑफ द हिंज, ये हिंज क्या कर रहे हैं सर, हिंज उसको अंदर की तरफ खींच रहे हैं, मतलब मैं बाहर की तरफ खींच रहा हूँ, हिंज उसको अंदर की तरफ खींच रहे हैं, इसीलिए वो मोशन हो पा रहा है, अदरवाइज मोशन हो ही नहीं पाता भाई, वो मोशन वहीं पे रुक जाता, वो हो ही ना पाता किसी भी कंडीशन में। ठीक है, जैसे यहां पर देखो, सीसो तो खेला ही होगा, सीसो खेला है ना, सीसो सर से खेला हुआ है हम लोगों ने। क्या होता है सर सीसो में, अब मैं बात करूंगा सीसो की, तो सीसो एक पॉइंट से पिवट होता है, जनरली वो मिडिल पॉइंट ही होता है, उस मतलब जो अपना प्लैंक होता है उसका जो मिडिल पार्ट होता है, मिडिल पॉइंट होता है, वो पिवट होता है, फिक्स होता है, देखा होगा, वो ग्राउंड से फिक्स होता है, हाँ कि ना। अब मान ले भाई तू यहां बैठा है, ठीक है, और तेरा फ्रेंड यहां बैठा हुआ है, ठीक है, तो ये तू है और ये तेरा फ्रेंड है, ठीक है। अब मान ले तू दम लगा रहा है नीचे के लिए, ठीक है, तो यू वांट कि यार तू नीचे रहे, तेरा फ्रेंड ऊपर तक जाए एकदम ऊपर, ऐसे करके, ठीक है, तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर फोर्सिंग द प्लैंक इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर अभी के लिए तू मान कि ये फ्रेंड का फोर्स बहुत कम है या फिर ये है ही नहीं, तो जो प्लैंक होगा क्या वो इधर की तरफ मुड़ जाएगा, क्या वो प्लैंक ऐसे रोटेट करने लगेगा, हाँ कि ना, हाँ कि ना। कौन सा मोशन हुआ, कौन सा मोशन हुआ सर, ये क्लॉकवाइज मोशन हुआ। देखिए हम लोग 3 से 6 की तरफ जा रहे हैं, क्या बात है सर। मान ले अगर तू ना होता, तेरा फ्रेंड होता और वो दम लगाता, वो दम लगाता, वो दम लगाता, वो कहता दम लगा के हाइशा, तो क्या होता सर, अगर फ्रेंड फोर्स लगा रहा होता तो जो ये प्लैंक है, ये जो प्लैंक है, दिस वुड हैव मूव इन दिस डायरेक्शन। क्या वो ऐसे मूव करता भाई साहब, ये कौन सी डायरेक्शन होगी जहां मूव कराया देगा वो, ये सर होगी एंटी क्लॉकवाइज। देखो हम 9 से जा रहे हैं 6 की तरफ, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे 6 होगा, तो 9 से 6 तरफ जा रहे हैं, दैट इज व्हाट, उल्टा जा रहे हैं। ये क्या जा रही है, ये जा रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्या कपल बन गए, कपल बन गए सर, एक क्लॉकवाइज कपल, एक एंटी, मतलब एक क्लॉकवाइज मोशन, एक एंटी क्लॉकवाइज मोशन। अब इससे सीसो हमारा ऊपर नीचे करेगा, या फिर वो बैलेंस ले सकता है, अगर दोनों फोर्स बराबर हो तो दैट कुड बी अ कंडीशन ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, बैलेंस्ड फोर्स। और क्या नाम है मैं आगे बताऊंगा, आगे टॉपिक है वो पूरा पूरा, ठीक है। तो द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस इज कॉल्ड कपल आर्म। हाँ, कपल आर्म क्या है, कपल आर्म क्या है, जैसे कि मैंने कहा सर ये हमारा पिवटेड पॉइंट है, मान लो यहां से फिक्स है ये, ठीक है, यहां से ये पॉइंट फिक्स है। अब जो यहां से तुम्हारा डिस्टेंस है भाई, इसको D1 बोल दो, ठीक है। तुमने फोर्स लगाया, मान लो F1, तुमने फोर्स लगाया F1, कितना लगाया, F1 लगाया भाई, और तुम्हारी डिस्टेंस कितनी है, D1 है। ऐसे हमारा भाई जो है, दूसरा भाई तुम्हारा फ्रेंड जो है, ठीक है, ये इतनी दूर पे है, मान लो ये डिस्टेंस है D2, भाई ने फोर्स लगाया F2। अब जो ये प्रोडक्ट है इन दोनों के, भाई साहब, भाई साहब इनका कुछ एक खेल है, बहुत काम का, पढ़ रहे हैं आगे, उसको परेशान ना हो हम लोग, ठीक है। द टू फोर्सेस कैन नॉट प्रोड्यूस अ ट्रांसलेटरी मोशन, इसमें मोशन स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, एज देयर रिजल्ट इन द सम इज जीरो। हाउएवर ईच फोर्स हैज अ टर्निंग इफेक्ट ऑन द बार। क्या करा रहे हैं वो, फिर वो टर्निंग इफेक्ट करा रहे हैं, मतलब वो मोशन करा रहे हैं, ठीक है, टुगेदर टू फॉर्म अ कपल व्हिच रोटेट्स द बार अबाउट द पिवटेड पॉइंट। वो जैसे यहाँ पर भी वो बार अभी घूम जाएगा, जैसे यहाँ पर कोई फोर्स ऊपर लग रहा है, यहाँ पे फोर्स नीचे, यहाँ पे खास बात क्या है, देखो यहाँ पे मोशन ये भी करा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज और ये भी करा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये बार तो एंटी क्लॉकवाइज ही घूमने वाला है। जैसे कि मान लो ये अपना पेन है, इसको मैंने इस पॉइंट से पिवट कर दिया, अब मैं इसको भी इधर मूव करा रहा हूं, इस वाले पॉइंट को, और इसको भी इधर मूव करा रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है जो ये मोशन होने वाला है ये एंटी क्लॉकवाइज ही होने वाला है, ये मोशन एंटी क्लॉकवाइज ही होने वाला है, ये ऐसे ही घूमने वाला है, हाँ कि ना। तो ऐसा भी सकता है कि वो एक ही डायरेक्शन मूव करे, हो सकता है वो बैलेंस करा जाए, अपोजिट फोर्स होंगे तो बैलेंस करा जाएगा, सेम डायरेक्शन फोर्स होंगे तो वो एक तरफ घूमता ही रहेगा। क्या बात है, समझ आ गई, हाँ जी सर, इजी इजी था ये तो, जब बच्चों वाला खेल था सर, हम तो इससे ऊपर का जानते हैं। अब इस पे रिलेटेड क्वेश्चन है सर, अब इस पे रिलेटेड क्वेश्चन है सर, ठीक है, ठीक है, चलो इसको पहले सॉल्व करते हैं, और उसके पहले आपको चलो मैं एक और ट्रिक बता देता हूं, काम की ट्रिक है ना। जो जो हम लोग ने पढ़ा ना अभी, कि जो ये F1 और D1 है, दैट इज टॉर्क ऑफ वन बॉडी, जैसे टाउ 1, ये टाउ 1 है, ये अपना टॉर्क 1 है जो पहली बॉडी क्रिएट कर रही है, और ये अपना टॉर्क 2 है। भाई देखो आराम से पढ़ना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, 10th की फिजिक्स है, हल्की नहीं है, आपको एक एक पार्ट समझ के पढ़ना पड़ेगा, कोई स्किप नहीं कर सकते हो। धीमे लग रहा हो 1.5 पे लगा दो, तेज लग रहा हो 0.75 पे लगा दो, आपके पास सारे टूल अवेलेबल है। अब जो ये टॉर्क है और जो ये टॉर्क है, एक्चुअली में इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस फोर्स, ये बराबर होने चाहिए। तो टाउ 1 है और जो टाउ 2 है बराबर होना चाहिए, मतलब इसको बोलते हैं हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, मतलब यहां पर जो दोनों टॉर्क हैं अगर वो बराबर हैं तो मोशन नहीं होगा, वो बैलेंस स्टेट में रहेंगे। दैट इज F1 इंटू D1 इज इक्वल टू F2 इंटू
T2 सर टॉर्क क्या था, टॉर्क क्या था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसका क्या था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसके बराबर इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हैं अभी इस पे बेस्ड। हमसे कह रहा है, ये आपके सहीना पब्लिकेशन का क्वेश्चन है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में भी है और आपके एक्सरसाइज में भी है, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले, तो हम लोग एक ऐसा ही सुंदर प्यारा सुनहरा सा क्वेश्चन कर लेते हैं साथ में। क्वेश्चन आप पढ़िए, फिर हम साथ में पढ़ते हैं इसको, ठीक है। हाँ जी भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है अ रोलर ऑफ डायमीटर 0.4, मतलब जो रोलर है इसका डायमीटर है 0.4 मीटर, हमने तो ऐसे ही बना लेते हैं, तो ठीक है, फिगर बना ही हुआ है तो फिगर बनाना ही पड़ेगा, इसी भी चीजों को लिखते हुए चलते हैं। इज रेज्ड ऑन द पेवमेंट एक्स वाई, अच्छा इसको हमको घुमा के एक्स वाई के ऊपर लाना है, मतलब सर हम इसको ऐसे घुमा रहे हैं कि यहां से उठे और इस पे शिफ्ट हो जाए। अच्छा अच्छा ओके, कह रहा है एक फोर्स लगाया गया F1, अच्छा हमने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, F1 फोर्स दिख गया, हाँ यहां से लगा रहे उठ जाएगा बिल्कुल सही बात है, और F2 भी लगाया गया, अरे वाह दो फोर्स हैं, कपल लग रहा है, F1 भी है F2 भी है, F2 भी इसको आगे बढ़ा रहा है, F1 भी इसको आगे बढ़ा रहा है, दोनों ही फोर्स जो है इसका मूवमेंट करा रहे हैं, कहां पे करा रहे हैं सर, F1 और F2 दोनों मिलकर इसका मूवमेंट करा रहे हैं इन द क्लॉकवाइज, देखो क्लॉकवाइज घूमेगा, ये क्लॉकवाइज घूमेगा, कैसे करा रहे हैं सर, क्लॉकवाइज, मतलब सर टॉर्क नेगेटिव आने वाला है, क्लॉकवाइज वाला नेगेटिव था, याद करो, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 10, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी 10 न्यूटन है और इसका मैग्नीट्यूड भी 10 न्यूटन है, हमने कहा ओके ओके, कंपेयर द टॉर्क, अच्छा कह रहे कंपेयर करना है, ओके कंपेयर करना है दोनों के जो टॉर्क है, मतलब बेसिकली जो टाउ 1 है और जो टाउ 2 है, हमें उनको कंपेयर करना है, हमें कंपेयर का मतलब होता है उनको डिवाइड कर दो, हाँ में कंपेयर हो जाएंगे वो, प्रोड्यूस बाय द टू फोर्स, हमने कहा हा इजी है इजी है, हमने कहा टॉर्क 1 क्या होगा, फोर्स 1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1, और टॉर्क 2 क्या होगा, फोर्स 2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2, क्या बात है, फोर्स 1 कितना है पता है सर 10 न्यूटन, फोर्स 1 कितना है 10 न्यूटन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 कितनी है सर, अगर यहां से फोर्स लगा रहे हैं और इसके ऊपर चढ़ाना चाह रहे हैं तो ये पूरी डिस्टेंस हो गई, ये क्या हो गई अपनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक की, क्योंकि इसको हम लोग यहां से देखो पिवटेड पॉइंट कहां है, ये है, यहां से इसको ऊपर उठाना चाह रहे हैं तो ये हमारा पिवटेड पॉइंट हो गया, तो परपेंडिकुलर से यहां से लेके इस वाले फोर्स से लेके कहां जहां से इसको उठाना चाह रहे हैं वो पूरी डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई, वहां तक लेके जाने वाले हैं इसको, ओहो हो क्या बात है, तो 0.4 मीटर हमारी डिस्टेंस हो गई, हमने कहा ये सॉर्टेड है। टाउ 2 पे चलते हैं, टाउ 2 पे फोर्स जो है वो सेम है, वो तो 10 न्यूटन है, लेकिन सर अभी अपना जो फोर्स है, अब जो लाइन ऑफ एक्शन है वो एक्स वाई के ऊपर लाना है, वो कहां पे लाना है सर, एक्स वाई के ऊपर लाना है, अगर एक्स वाई को एक हम लोग एक्सेस मान लें, अगर हम लोग एक्स वाई को एक्सेस मान लें तो एक्स वाई जो हमारी एक्सेस है हमें तो उसके ऊपर लाना है, जो फोर्स है सर वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सेस कह रहा हूं घुमाने वाले हैं हम लोग, क्योंकि हमें तो फोर्स इसके एक्शन से लाना है ना ऊपर, बोलो हाँ कि ना, दिस इज व्हाट इज द एक्सेस ऑफ रोटेशन, और हम लोग इसके बेसिस पे इसको ऊपर ला रहे हैं, सर अगर डायमीटर 0.4 है तो ये डिस्टेंस को क्या हम लोग रेडियस बोल दें, और रेडियस की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, डायमीटर का आधा, दैट इज व्हाट 0.2, और इसको R2 बोल देते हैं हम लोग, ठीक है, D2 बोल देते हैं हम लोग इसको, दैट वैल्यू इज व्हाट सर, दैट वैल्यू 0.2, ऑन सॉल्विंग वी कैन सी, सर अगर पॉइंट से पॉइंट भी हटा दें तो 4/2 बोले तो सर 2 1s are 2 2 2s are 4 2:1, मतलब जो फोर्स 1 है सर, टॉर्क 1 है जो वो 2 गुना है टॉर्क 1 के, दैट्स व्हाट द रिलेशन सिंग द टॉर्क 1 टू टॉर्क 2 आर इन द रेशियो 2:1, मतलब जो टॉर्क 1 है तो 2 गुना ज्यादा है किससे, टॉर्क 1 से, नहीं आया, टॉर्क 1 2 गुना ज्यादा है किससे, टॉर्क 2 से, आ गया, चमका क्या, इजी था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज फ्रॉम द परपेंडिकुलर एक्सिस, कहां से देखनी है, उस एक्सिस देखनी है जहां से रोटेशन हो रहा है, चले आगे, चलो एक और क्वेश्चन करा जाए, आ जाओ आराम से इत्मीनान से, देखो क्वेश्चन सारे प्यारे प्यारे लिए हैं कि हम भले 4-5 क्वेश्चन ही करें लेकिन ऐसे करें कि दिमाग खुल जाए बिल्कुल, ठीक है। द फॉलोइंग डायग्राम, this is the diagram 1.20 shows two parallel line, तो shows two parallel and opposite forces, अच्छा ओके, एक F1 फोर्स इधर जा रहा है, एक F2 फोर्स इधर, देखो फिगर में समझते हो चलो, F1 फोर्स 5 न्यूटन का है, F2 फोर्स 10 न्यूटन का है, with their lines of action separated by distance 2 मीटर, कह रहा है जो ये डिस्टेंस है इनके बीच की ये है 2 मीटर, हमने कहा बहुत बढ़िया, अब पॉइंट X,
समझ के भाई। अब पॉइंट एक्स कहाँ है, यहाँ पर देखो। अगर आपने ना पढ़ा हो तो पहले आप पढ़ लो इसको आराम से, आप पॉज करो, आराम से पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से आराम से आराम से करेंगे भाई, ठीक है। लाइज इन मिडवे, मिडवे का मतलब क्या है सर, अगर इनके मिडवे में है तो मतलब यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई सर, पूरा 2 था तो यहाँ से 1 मीटर हो गया, और यहाँ से भी कितना हो गया, 1 मीटर हो गया। हमने कहा बहुत बढ़िया। कह रहा है कैलकुलेट द टोटल मूवमेंट ऑफ टू फोर्सेस अबाउट द पॉइंट एक्स। हमें एक्स के अराउंड इसका और इसका फोर्स निकालना है। हमने कहा ठीक है, पहले हम लोग ए वाला क्वेश्चन कर लेते हैं और ए का फर्स्ट पार्ट करते हैं। ए के फर्स्ट पार्ट में अराउंड अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट एक्स पॉइंट निकालना है हमको, तो अबाउट एक्स पॉइंट निकाल लेते हैं हम, ठीक है। अच्छा, हमने कहा अब कैसे करा जाए, पहले फोर्स देखा जाए फिर डिस्टेंस देखी जाए, बस इतना सा काम है हमारा। अब हमने कहा जो हमारा फोर्स है वो कितना है सर, फोर्स है हमारा 5 न्यूटन, फोर्स है हमारा। अच्छा, एक पीछे वाले क्वेश्चन में एक चीज और, पीछे वाले क्वेश्चन में एक चीज और, हमें अगर इसमें पूछा था डायरेक्शन क्या होगी, मतलब डायरेक्शन पूछी नहीं गई, डायरेक्शन पूछी जाती तो हम लोग कहते हैं सर डायरेक्शन जो है वो है क्लॉकवाइज, मतलब नेगेटिव। कैसी होगी, नेगेटिव होगी। वैसे क्योंकि यहाँ पर भी ना डायरेक्शन का बहुत रोल है भाई, डायरेक्शन में कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पर भी डायरेक्शन का बहुत रोल है, ठीक है। हमसे कहा गया अब जो F2 फोर्स है, क्या सवाल है, F2 फोर्स जो है, अब भाई अगर ध्यान से देखो तो एक्स के अराउंड जो F2 है वो ऐसे मूव कराएगा, ऐसे मतलब ये कौन सा डायरेक्शन होगा सर, ये ऐसे जा सकता है, ये ऐसे तो नहीं सकता वापस से, ये ऐसे जाएगा, मतलब सर जो ये फोर्स है तो मोशन कराएगा सर, ये कराएगा क्लॉकवाइज, ठीक है। एक्स के अराउंड ये कराएगा क्लॉकवाइज, और ये वाला कौन सा कराएगा सर, ये वाला कराएगा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे जा रहा है, ठीक। ओ नहीं, ये भी क्लॉकवाइज है, दोनों क्लॉकवाइज है भाई, ऐसा दोनों क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, ठीक है। अच्छा, एक्स से दोनों सेम डिस्टेंस पर है, ये भी 1 पर, ये भी 1 पर है, और दोनों सेम मैग्नीट्यूड के भी हैं। तो हमने कहा एक्स के अराउंड जो F1 फोर्स है, F1 के थ्रू टॉर्क है, एक हम लोग टॉर्क 1 बोल देते हैं जो F1 वाला है, और टॉर्क 2 बोल देंगे जो F2 वाला है, ठीक है। टॉर्क 1 वाला क्या हो जाएगा सर, F1 इंटू डिस्टेंस 1, और टॉर्क 2 क्या हो जाएगा सर, F2 इंटू डिस्टेंस 2, ठीक है। चलो, F1 की वैल्यू 5 है, और सर F1 से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है पॉइंट एक्स की वो कितनी है सर, 1 मीटर है, तो इंटू 1। सिमिलरली जो टॉर्क 2 है सर, उसमें फोर्स जो F2 लग रहा है वो कितना है, भी 5 है, और जो डिस्टेंस उसकी है वो भी कितनी है सर, वो भी 1 है, ठीक है, भी 1 है। तो यहां से कितना आ गया सर, 5 न्यूटन मीटर, और यहां से भी कितना आ गया, 5 न्यूटन मीटर। लेकिन डायरेक्शन क्या आई है सर, इसकी भी क्लॉकवाइज आई है और इसकी भी क्लॉकवाइज आई है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम आई है तो दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों दूसरे को हेल्प करेंगे मोशन में। तो जो नेट टॉर्क आ जाएगा, तो जो नेट टॉर्क आ जाएगा इससे, इट इज द सम ऑफ τ1 प्लस τ2, दैट इज 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 10 न्यूटन मीटर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नहीं आया, 10 न्यूटन मीटर दोनों का सम कर दिया, 10 आ गया, कहां पर आ गया सर, क्लॉकवाइज में आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही बताओ, आप लोग बताओ भाई वाई के अराउंड क्या होगा, अराउंड वाई क्या होगा, अबाउट वाई क्या होने वाला है सर, अबाउट वाई की अगर बात करी जाए तो वाई जो है हमारा, ये तो F2 से 0 डिस्टेंस पे है सर, वाई तो F2 पे ही है ना। नहीं आया, दोबारा समझो, हम दोबारा समझो भाई। हमने कहा जो ये हमारा y है, जो y वाला पॉइंट है हमारा सर, ये तो इसी लाइन पे रखा हुआ है, मतलब सर F2 से तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ही नहीं, मतलब टॉर्क टू 0 हो गया, टॉर्क टू 0 क्योंकि डिस्टेंस ही नहीं है सर। टॉर्क 1 जो है, F1 जो है, बस वही काम करेगा हमारा। तो सर इसमें क्या है, तो τ1 है सर, उसकी वैल्यू कितनी है, F1 इंटू R1, ठीक है, F1 इंटू डिस्टेंस 1 या फिर R1। सर अब इस केस में जो तुम्हारा टॉर्क 1 है वो कितना है, फोर्स कितना है सर, फोर्स इसका कितना है, 5 है। लेकिन अब क्योंकि y के अराउंड कर रहे हैं तो y से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है सर, ये डिस्टेंस कितनी है, ये तो सर हमारी 2 मीटर है, ये तो हमारी 2 मीटर है, हाँ कि ना, ये तो हमारी 2 मीटर है, ये डिस्टेंस 1 नहीं है बच्चों, तो 2 है, तो 5 इंटू 2 इज व्हाट, 10 न्यूटन मीटर। और सर ये जो फोर्स है ये भी कैसे लगने वाला है सर, ये क्लॉकवाइज लगने वाला है, तो 10 न्यूटन मीटर इसका भी आंसर आया क्लॉकवाइज का। क्या बोलते हो, अराउंड वाई भी, अबाउट वाई भी कितना है, 10 ही आया, लेकिन 10 क्यों हो गया, अरे τ1 ठीक 2 मीटर डिस्टेंस पे है ना, τ2 तो 0 हो चुका है, क्यों 0 हो चुका है, अरे क्योंकि इसी लाइन पर है, इसी लाइन पर कोई पॉइंट होगा तो उसमें कोई डिस्टेंस होगी क्या। मैंने कहा इस पे अगर एक कोई पॉइंट है तो क्या किसी भी पॉइंट से उसकी इस लाइन में कोई डिस्टेंस होगी, नहीं, वो पॉइंट भी यही है और वो फोर्स भी इधर ही है, कोई टॉर्क ही नहीं है यार उसका, कोई टॉर्क नहीं है उसका, ठीक है। चलो डन है सर, ये आ गया। स्टेट द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द टू फोर्सेस अबाउट द पॉइंट एक्स एंड वाई। सर क्या सर, ये तो सर देख ही रहे हैं, एक्स क्या करने वाला है सर, मोशन कराएगा, एक्स कैसे कराएगा सर, about state the effect produced by the two forces about the x and y। सर x पे भी क्लॉकवाइज मूवमेंट है और y पे भी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। x पे क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना हो रहा है, 10 न्यूटन मीटर इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और y पे भी कितना है, 10 ही है,
दैट इज 2 इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो दोनों की वैल्यू -10 न्यूटन मीटर आने वाली है। कितनी आने वाली है सर? अगर हमसे पूछा जाए मैग्नीट्यूड वाइज तो इतना लिख दिया हमने, तो डायरेक्शन बोल जाएगा -10 न्यूटन मीटर बोल देंगे इन बोथ द केसेस। क्यों? क्योंकि क्लॉकवाइज का मतलब माइनस होता है, और यहाँ पे माइनस का मतलब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का है, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है इसका। मतलब कि वैल्यू छोटी हो गई, नहीं नहीं नहीं, वैल्यू 10 ही है, बस उसकी डायरेक्शन उल्टी हुई है। आ गया समझ में? बहुत ही प्यारा अच्छा क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते रहते हैं। आ जाओ भैया इक्विलिब्रियम, जल्दी से पढ़ते हैं इसको। इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते हैं। इक्विलिब्रियम को मतलब होता है बैलेंस कंडीशन। अब बैलेंस कंडीशन रुकी हुई भी हो सकती है और चलती हुई भी हो सकती है। जैसे कि मैंने कहा हम लोग ने टग ऑफ वॉर खेला, ठीक है, तुमने उधर फोर्स लगाया, मैंने इधर फोर्स लगाया। अब जब तुम्हारा फोर्स और मेरा फोर्स अगर बराबर है, तुम्हारा फोर्स और मेरा फोर्स अगर बराबर है, तो भाई ना तुम मोशन कर पाओगे ना मैं कर पाऊंगा। तो वो क्या हो गया हमारा? वो क्या हो गया हमारा? रुका हुआ कंडीशन। दैट इज रुका हुआ मतलब स्टैटिक। रुका हुआ मतलब स्टैटिक, ना तुम मोशन कर पाए ना हम कर पाए, तो क्या हो गया? स्टैटिक। लेकिन मान लो हम और तुम टग ऑफ वॉर तो खेल रहे हैं, लेकिन एक एक्सेलरेटर पे हैं या फिर एक ट्रेन के अंदर हैं, तो बताओ क्या हम लोग रेस्ट पे हैं कि मोशन पे हैं? एक दूसरे की रिस्पेक्ट तो रेस्ट पे, लेकिन बाहर से कोई भी देखेगा तो लगेगा ट्रेन चल रही है। तो हम लोग किस में हैं? चलते हुए में हैं। हम लोग तो रुके हैं, लेकिन हम लोग का फोर्स 0 है, लेकिन इवेंचुअली जो बाहर से देखेगा हमको उसको लगेगा हम लोग मोशन पे हैं। तो दैट कंडीशन विल अराइज एज द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। पहले समझो कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। जैसे कि मान लो भैया हमारे ये दो कैरेक्टर हैं, क्या नाम लिया जाए इनका? रामू श्यामू, चिंटू मिंटू, घनश्यामू, जो रखना हो रख दो। मान लो अभी के लिए ये हमारे चिंटू मिंटू हैं, ठीक है। अब चिंटू भाई और मिंटू भाई दोनों फोर्स लगा रहे हैं। मान लो यहां से चिंटू भाई इसको दे रहे हैं 10 न्यूटन का फोर्स, और यहां से मिंटू भाई दे रहे हैं इनको 10 न्यूटन का फोर्स। क्योंकि दोनों फोर्स बराबर हैं, तो ऑब्वियसली द कार इज नॉट गोइंग टू मूव। एज अ कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, ये क्या हो गया? रुका हुआ इक्विलिब्रियम, क्योंकि ना तो चिंटू भाई मूव करा पा रहे ना मिंटू भाई करा रहे हैं। लेकिन अगर चिंटू भाई ने 12 न्यूटन लगाया होता और मिंटू भाई का 10 होता, अगर यहां से फोर्स जो है वो 12 न्यूटन का आ जाए और यहां से जो फोर्स है वो 10 न्यूटन का हो जाए, तो भाई अब ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं रही, क्योंकि अब ये मोशन होगा कहां होगा? सर इसमें चिंटू जीत गया है, तो चिंटू भाई साहब मिंटू को पीछे कर देंगे, तो टूवर्ड्स द फोर्स ऑफ चिंटू मोशन हो जाएगा, ये गाड़ी अभी आगे की तरफ बढ़ जाएगी। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है। तो व्हेन सेवरल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, व्हेन सेवरल फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, जब बहुत सारे फोर्स किसी बॉडी पे लगते हैं और उनका नेट इफेक्ट हमें निकालना होता है। दोबारा से पढ़ते हैं भाई। When several force act on the body and produces the no change in its state of rest or motion, then body is said to be in equilibrium. जैसी है वो वैसी ही रहती है even after applying the force। उसको बोलते हैं बैलेंस फोर्सेस। क्या बोलते हैं? बाहर से जो फोर्स लगाएगा वो बैलेंस लगाएगा। मैंने तुमसे पंजा लाया, मैं तुमसे पंजा लाया भाई, ठीक है। अब ना तुम्हारा हाथ इधर जा रहा है, मेरा हाथ इधर जा रहा है, मतलब क्या है सर? जो इधर से फोर्स लग रहा है, जो इधर से फोर्स लग रहा है, वो कैसे आपस में बराबर हैं? इसका मतलब है नेट मोशन हुआ ही नहीं, नेट कपल 0, नेट टॉर्क 0, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बन गई। नहीं आया? आ गया? आ गया जी, आ गया जी, हाँ जी सर आ गया। चलिए डायनेमिक समझ लेते हैं, फिर स्टैटिक समझ लेंगे। अब जैसे हमारे भाई साहब हैं, ये एक्सीलरेटर मूव कर रहे हैं, लेकिन ये मूव तो कर रहे हैं, जितना ये ऊपर जा रहे हैं उतना ये नीचे आ जा रहे हैं, जितना ये ऊपर जा रहे हैं मतलब ये रुके हुए हैं। अगर ध्यान से देखो ना, तो ये ऊपर जा पा रहे, नीचे जा पा रहे हैं, मतलब ये ऊपर जाना चाह रहे हैं, लेकिन लेकिन वो क्या रहा है भाई साहब? एक्सेलरेटर नीचे चल रही है, इनको नीचे खींच के ले आ रही है। तो ना तो ये ऊपर जा पा रहा है नीचे जा पा रहा है, लेकिन ये मोशन तो कर रहे हैं ना। That is the condition of dynamic equilibrium. When the body remains in the same state of motion under the influence of applied force, the body is said to be in dynamic. Applied force कौन है यहाँ पे? सर एक्सीलरेटर का फोर्स है, हाँ की ना। एक्सीलरेटर इज मूविंग डाउन, बॉय इज मूविंग अप। दोनों की अगर वेलोसिटी सेम है, तो ऊपर जाएंगे ना तो नीचे आ पाएंगे। ये जहां पर है वहीं पर ऐसे 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 करते रहेंगे, ठीक है। चलो दैट्स द कंडीशन ऑफ डायनेमिक। देन वी हैव स्टैटिक इक्विलिब्रियम एज वेल। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब बॉडी रुकी रहे। जैसे कि अब मैंने कहा कि ये रिमोट मेरे हाथ पे रखा हुआ है, अब ना तो ये ऊपर जा रहा है तो ये नीचे जा रहा है, मतलब जो उस पर डाउनवर्ड फोर्स है वो अपवर्ड फोर्स से बैलेंस है। दैट्स द कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग। जितने फोर्स नीचे लग रहे हैं उतने फोर्स ऊपर लग रहे हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तो बोलते हैं हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम, रुका हुआ है, क्योंकि तो कोई चल तो रहा नहीं था ये। सर डाउनवर्ड फोर्स कौन सा लगता है? उसको बोलते हैं वेट। वैल्यू होती है mg के बराबर। जो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा उसको बोल देंगे वेट, और जो ऊपर की तरफ फोर्स लगता है उसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। अगर डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स के बराबर है, मतलब जो वेट है अगर वो नॉर्मल फोर्स के बराबर है, नीचे वाला कौन है सर? नीचे वाला वेट लग रहा है, ऊपर वाला कौन है सर? नॉर्मल लग रहा है। अगर वेट नॉर्मल के बराबर है तो ना तो मोशन नीचे हुआ ना तो मोशन ऊपर हुआ। भाई साहब बॉडी कहीं गई नहीं तो इक्विलिब्रियम, लेकिन रुकी भी हुई है संग में, तो स्टैटिक। भाई साहब भाग रहे थे, भाई साहब भाग रहे हैं, हाँ भी ना, भाग रहे हैं तो डायनेमिक। रुका हुआ है तो स्टैटिक। रुकने वाला स्टैटिक, भागने वाला डायनेमिक, चलने वाला डायनेमिक, रुकने वाला स्टैटिक। इजी है, चलो सही बात है।
ठीक है, तो इसमें जो वेट है वो नॉर्मल के न्यूटन नहीं है भाई, ये न्यूटन नहीं है, वो एक रिएक्शन फोर्स होता है जब एक ऑब्जेक्ट बैलेंस शेप में रहता है और ऊपर अपवर्ड की फोर्स लगता है। जैसे कि मान लो आप बैठे हुए तो आपके बम पे जो फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ वो कौन सा होगा, नॉर्मल फोर्स। ये बॉटल टेबल पे रखी हुई थी, मैंने इसको यहाँ लाया, मैं हाथ पे लाया इसको, ठीक है, अगर मेरा हाथ इसको बैलेंस कर पा रहा है तो इस पर डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स दोनों बराबर हो गया। अगर मान लो मेरा हाथ को ना झेल पाता तो इसका डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा हो जाता, तो मेरे हाथ से गिर जाती है, तो डाउनवर्ड फोर्स मेरा नॉर्मल कम हो जाता, मतलब जो ऊपर फोर्स लगा रहा हूं मैं वो कम हो गया और डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा हो गया। बाय द वे, the result of both is equal. If they are equal, it will make a condition of static equilibrium. समझ आ गया? हाँ जी सर आ गया। इजी था? हाँ जी सर इजी था, कोई डिफिकल्ट नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो एक और कंडीशन देखो, कैसा देख रहे हैं, हमारे भाई हैं बहन है, भाई जी और बहन जी आपस में सीसो खेल रहे हैं, सीसो कंडीशन बन गई, ठीक है। अब भैया नीचे एक फोर्स लगा रहे हैं W1, दीदी नीचे एक फोर्स लगा रही है W2। अगर W1 W2 के बराबर है और दोनों का डिस्टेंस भी बराबर है, बहुत जरूरी है, सिर्फ W1 W2 का बराबर जरूरी नहीं होना है सर, यहां पर जो W1 है वो तो W2 के बराबर हो ही हो, या फिर अगर वो ना भी हो तो इनका प्रोडक्ट जो है W1 R1 का वो बराबर होना चाहिए W1 R2 के। अगर ऐसा है तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बन जाएगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर मोशन हो जाएगा। अगर मान लो W2 ज्यादा हो गया और R2 ज्यादा हो गया तो भैया दीदी जी नीचे की तरफ इस प्लैंक को घुमा देंगी, मतलब वो मोशन कैसा करा देंगी, क्लॉकवाइज। और भैया जी का W1 R1 बड़ा हो गया तो भैया जी इसको मूव करा देंगे इधर, या फिर उसका प्रोडक्ट ज्यादा हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ जो भाई जी हमारे, उनका जो वेट है, वेट की बात कर रहा हूं, मास की नहीं कर रहा हूं, वो है 50 न्यूटन। कितना है, 50 न्यूटन। दीदी का जो वेट है वो कितना है, 60 न्यूटन मान लो, ठीक है। लेकिन भैया जी की जो डिस्टेंस है, ये है 2 मीटर। तो दीदी की डिस्टेंस है वो है 1.5 मीटर। कितनी है, 1.5 मीटर। अब आप लोग जरा सॉल्व करो और बताओ कि प्लैंक कहां घूमेगा, वो कहां जाएगा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऊपर कौन आएगा नीचे कौन जाएगा, क्या भैया दीदी को उठा देंगे कि दीदी भैया को उठा देंगे, ठीक है। चलो करके देखते हैं फटाक से। हमने कहा सर इनका टॉर्क कितना है, इनका वेट कितना है सर, 50 न्यूटन गिवन है अपने को, मैंने मास नहीं टॉर्क लिया सीधे, ठीक है। इनटू इनका डिस्टेंस कहां से, पिवटेड पॉइंट से, डिस्टेंस हमेशा पिवटेड पॉइंट से, कितना है 2 है। सर दीदी का कितना है, दीदी का है 60 और डिस्टेंस कितना है 1.5। अभी इक्वल है कि नहीं है हमें नहीं पता, तो मैं इक्वल साइन नहीं लगाता हूं अभी, आई कैन नॉट पुट द साइन ऑफ इक्वल, क्योंकि मुझे पता नहीं है बराबर है कि नहीं है ये लोग अभी, ठीक है। अभी तो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं एनी वे। सर ये वैल्यू 100 है और ये वैल्यू है 90, ये वैल्यू है 90, क्या बोलते हो, नहीं आया, देख लो 15 पॉइंट हटाओ, 0 लाओ, 0 से 0 काटो, 15 है, 15 6 is 90। अब तुम बताओ भाई, देखो यहाँ पे इसका वेट कम था लेकिन डिस्टेंस ज्यादा थी, तो इवेंचुअली जो वैल्यू आ रही है वो ज्यादा आ रही है। कितनी आ रही है, 100 आ रही है। तो मतलब जो प्लैंक है भाई वो इसकी डायरेक्शन मतलब इधर की तरफ बेंड कर जाएगा, मतलब दीदी जी ऊपर चली जाएंगी और भैया जी नीचे आ जाएंगे। दिस वुड बी द कंडीशन। तो भैया जी नीचे अगर आए तो नेट टॉर्क कैसा बन गया, डायरेक्शन क्या बन गई सर, नेट टॉर्क की डायरेक्शन बन गई कैसी, एंटी क्लॉकवाइज। देखो ये इसको एंटी क्लॉकवाइज लेके जा रहा है, लेकिन कितने टॉर्क से लेके जा रहा है, कितने टॉर्क से, अगर ध्यान से देखो तो नेट टॉर्क निकालने के लिए यहाँ पर, नेट टॉर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, नेट टॉर्क निकालना है तो सर टॉर्क 1 और टॉर्क 2। टॉर्क 1 क्या है सर, टॉर्क 1 था 100, क्लॉकवाइज था तो प्लस था, और प्लस कर दो किससे, दूसरे वाले से। वो दूसरा कौन सा है सर, वो है 90। लेकिन वो 90 कैसा है सर, वो 90 क्लॉकवाइज है, 90 क्लॉकवाइज बोले तो नेगेटिव हो जाएगा, 90 कैसे हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब सर 100 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 10। तो 10 न्यूटन मीटर का जो पॉजिटिव देखो आया, पॉजिटिव मतलब एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव आया ना, प्लस माइनस इज माइनस, 100 में से माइनस करो और बढ़ेगा साइन आ गया, दैट इज व्हाट 10। 10 प्लस पे आ गया, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। और यहां पे तुम देख पा रहे हो एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है। दोबारा देख लो एक बार, हमने कहा सर हमने पहले इसकी वैल्यू ली, जो इस वाले भाई का टॉर्क, हमारे भाई का टॉर्क आया 100 न्यूटन मीटर, हमने वो ले लिया, और डायरेक्शन क्या थी इसकी, एंटी क्लॉकवाइज थी, मतलब नेगेटिव हो गई, एंटी थी तो नेगेटिव हो गई। दीदी का टॉर्क कितना था 90 था, लेकिन क्लॉकवाइज था तो नेगेटिव हो गया, हमने दोनों के टॉर्क को ऐड कर दिया। अब एक का पॉजिटिव था, ऐड कर दिया किसने, नेगेटिव के संग, वैल्यू कितनी बची 10 न्यूटन मीटर प्लस बची, मतलब मोशन है हमारा वो कह रहा है, तो रिजल्टेंट डायरेक्शन है, मतलब दोनों की जो नेट डायरेक्शन वो कितनी आ रही है 10 न्यूटन मीटर इन द दोबारा से सब लोग जगते रहो इधर सब लोग इधर, 10 न्यूटन मीटर किधर, पॉजिटिव, मतलब एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन आ रहा है। क्या क्वेश्चन कर पाएंगे ऐसे वाले हम लोग, बना पाएंगे इसको, बिल्कुल सर, कोई बहुत डिफिकल्ट थोड़ी ना, ये बिल्कुल कर लेंगे हम लोग। चलो
प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या कहता है सर? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट हम बात कर चुके हैं, लेकिन दोबारा देख लेते हैं। कहता है सम ऑफ ऑल द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट बराबर टू सम ऑफ ऑल द क्लॉकवाइज मूवमेंट। जितने भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हैं वो क्लॉकवाइज के बराबर हो जाएंगे। सम ऑफ ऑल द एंटी क्लॉकवाइज जितने भी हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 है, मान लो जैसे कि एक पिवटेड पॉइंट है, अब एक इसको इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, तो 2 फोर्स इधर खींच रहे हैं, तो ये दोनों क्या कराएंगे सर? ये दोनों कराएंगे इधर इसको मूवमेंट, दैट इज व्हाट? क्लॉकवाइज। और ये दोनों क्या कराएंगे सर? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज होंगे तीनों तीनों तीनों, 1 2 और 3, और ये 4 और 5 के सम के बराबर होंगे, मतलब 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 4 + 5। क्या करेंगे लेकिन? पिवटेड पॉइंट से डिस्टेंस, इसका ये डिस्टेंस लेंगे d1, इसका ये डिस्टेंस लेंगे d2, और इसका ये डिस्टेंस लेंगे d3, ऐसे ही इसका ये डिस्टेंस लेंगे d4 और इसका ये डिस्टेंस लेंगे d5, और इनके वेट के संग मल्टीप्लाई करते हुए, इनके वेट के संग मल्टीप्लाई करते हुए। ठीक है, the algebraic sum of the moments of all the forces acting on the body about the axis of rotation is 0, then the body is in equilibrium। ये कब की कंडीशन है? तो make the body in the equilibrium, जैसे कि मूव ना करे, वो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब वो ना तो ऐसे जाए ना तो ऐसे जाए, वो तो ऐसे ऐसे रहे। नहीं आया? चले आगे, चले आगे, चलो एक क्वेश्चन कर लेते हैं भाई। कह रहा है साथ में, पहले पढ़ते हैं, कह रहा है two forces each of magnitude 2 newtons act vertically upward and downward। वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। कितने फोर्स हैं सर? 2 फोर्स हैं। कहां लग रहे हैं? एक अपने पास 2 न्यूटन के एक्ट है वर्टिकली अपवर्ड एंड डाउनवर्ड रिस्पेक्टिवली एट द टू एंड ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर। एक यूनिफॉर्म रॉड है। अच्छा एक और सुनना, एक यूनिफॉर्म मीटर रूल होता है, यूनिफॉर्म मीटर रूल, यूनिफॉर्म मीटर जो हमारा स्केल होता है उसकी जो लेंथ होती है 1 मीटर बन जाती है। ऐसे होता है हाफ मीटर स्केल, हाफ मीटर स्केल की जो टोटल लेंथ होती है वो आधी मीटर होती है, आधा मीटर मतलब 0.5 मीटर होती है। ठीक है, तो इस बात पे थोड़ा ध्यान रखेंगे। हमने कहा मान लेते हैं ये अपना एक मीटर है, एक ये ए पॉइंट है, ये एक बी पॉइंट है। ठीक है, एक फोर्स लग रहा है वर्टिकली अपवर्ड। अच्छा एक फोर्स यहां से लग रहा है वर्टिकली अपवर्ड, ए पॉइंट से लग रहा है वर्टिकली अपवर्ड। कितना है सर? 2 न्यूटन का है। कितना है? 2 न्यूटन का है। एंड डाउनवर्ड रिस्पेक्टिवली एट द टू एंड्स, एक तरफ लग रहा है डाउनवर्ड, एक तरफ लग रहा है डाउनवर्ड। कितना लग रहा है सर? वो भी है 2 न्यूटन का। ठीक है, ओके, हमने कहा ठीक है। लेंथ 1 मीटर है विच इज पिवटेड एट इट्स सेंटर। अब लेंथ सर 1 मीटर थी और इसका सेंटर कहां होगा सर? बीच में होगा, इसके बीच में, मतलब एकदम मिडिल पॉइंट पे होगा। 0.5 इधर से, 0.5 इधर से, 0.5 डिस्टेंस ये आ गई और 0.5 डिस्टेंस ये आ गई। भाई गलती क्या करते बच्चे? बच्चे गलती करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने में। भाई उसको 1 मान लेंगे वो गलती से। अरे 1 है ही नहीं भाई, पिवटेड पॉइंट से डिस्टेंस देखनी है। पिवटेड पॉइंट से 0.5 इधर है, 0.5 इधर है, उसको ध्यान में रखते हुए। ओके, डिटरमाइन द रिजल्टेंट मूवमेंट अबाउट द मिड पॉइंट। अब हमें रिजल्टेंट निकालना है। हमने कहा इधर से निकाल लेते हैं एक टॉर्क 1 और इधर से निकालते हैं टॉर्क 2। ठीक है, दोनों टॉर्क को ऐड कर देंगे आपस में। हमने कहा बहुत बढ़िया, ये बोल लेते हैं, इसको बोल देते हैं टॉर्क 1, इसको बोल देते हैं टॉर्क 2। फिर देखते हैं कि मोशन कैसे कराएगा। अगर ये फोर्स ना होता तो ये इसको इधर मूव कराता, हाँ की ना, हाँ की ना, हाँ की ना, हाँ की ना, इधर मूव कराता, मतलब क्या है सर? ये तो क्लॉकवाइज है, हाँ की ना। ठीक है, अच्छा अगर ये फोर्स ना होता तो ये वाला फोर्स इधर मूव कराता, ये कहना था सर ये तो ये भी ऊपर की तरफ जाता, ऊपर की तरफ जाता, उसको ऊपर खींच रहे ना, एक 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 प्लैंक पे इसको ऊपर खींच रहे हैं, तो कहां जाएगा सर? ये क्लॉकवाइज। कहां जा रहा है? क्लॉकवाइज जा रहा है, हाँ की ना। तो ये भी क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब सर दोनों मोशन तो सेम डायरेक्शन में है, तो ऐड होने वाले हैं। क्या बोलते हो? ठीक है, चलो आज संग में कर दें क्या? संग में निकाल दें क्या? टोटल मूवमेंट, या फिर इसको बोल सकते हैं रिजल्टेंट मूवमेंट, या फिर इसी को बोल सकते हैं नेट मूवमेंट भी। ठीक है, इसी को बोल सकते हैं नेट टाउ या फिर नेट मूवमेंट भी। ठीक है, सब कुछ बोल सकते हो उसको इन तीनों में से। ठीक है, अब कैसे निकाला जाए सर? इसको बोलेंगे टाउ 1 प्लस टाउ 2। टाउ 1 कितना है सर? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सर फोर्स है 2 न्यूटन का और डिस्टेंस कितनी है? 0.5। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब कैसा है? माइनस। एंटी क्लॉकवाइज है मतलब माइनस है। प्लस सर ये कितना है? ये भी 2 न्यूटन है, 2 इंटू डिस्टेंस कितनी है? 0.5। सर ये भी टॉर्क आ गया। और डायरेक्शन क्या है सर इसकी? डायरेक्शन इसकी भी क्लॉकवाइज है इवेंचुअली, तो मतलब ये भी माइनस का आ गया। ठीक है, मैं ब्रैकेट के बाहर नहीं लिख रहा हूं क्योंकि फिर एक और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, उसके अंदर ही लिख देता हूं इसको भी। ओके, दिस इज व्हाट 2 इंटू हाफ इज व्हाट 1 माइनस का, प्लस माइनस ये भी 1 होने वाला है, -1। रिजल्ट इज व्हाट? -2 न्यूटन मीटर, -2 न्यूटन टॉर्क है ना भाई, न्यूटन मीटर में आएगा। ठीक है, मतलब कहने का है कि 2 न्यूटन मीटर का उस पर टॉर्क लग रहा है इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये आ गया हमारा नेट टॉर्क, मोमेंट ऑफ टॉर्क, कपल, और आप उसको रिजल्टेंट फोर्सेस का टॉर्क भी बोल सकते हो। आ गया? नहीं आया?
आ गया, नहीं आया दोबारा देख लेना, नहीं आया तो टाउ 1 प्लस टाउ 2 करा है, सिंपल सिंपल से, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं भैया, एक और क्वेश्चन कहते हैं, एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है, जो क्वेश्चन इतने करा देंगे कि प्रैक्टिस की जरूरत अपने आप से बस आगे पड़े, आपको कॉन्सेप्ट सारे इससे आते जाएं, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके बाद भी। आपको ये ना सोचना कि सर इतनी क्वेश्चन सफिशिएंट, ना 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 ना, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। ऐसा अगर कोई कहता है कि जितना उन्होंने क्वेश्चन में पढ़ाया है आप उतना ही पढ़ लो और उससे सब कुछ हो जाएगा, तो नहीं भाई, हम आपको सब कुछ क्रिस्प पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिस तो और एक्सप्लेनेशन में करनी पड़ेगी ना। प्रैक्टिस थोड़ी क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि आईसीएसई भाई साहब पेपर बना रहा है प्यारे प्यारे, आपको बढ़िया बढ़िया क्रिस्प के छांट के दे रहा है वो, तो ऐसे हल्के में काम नहीं चलेगा, ठीक है। चलो, शो अ यूनिफॉर्म मीटर रूल, फिगर शोन यूनिफॉर्म मीटर रूल प्लेस ऑन द फुलक्रम। फुलक्रम क्या होता है, वो फिक्स पॉइंट, पिवटेड पॉइंट को बोलते हैं क्या, फुलक्रम बोलते हैं। पिवटेड पॉइंट को बोलते हैं, पिवटेड पॉइंट को ही बोलते हैं फुलक्रम, जहां से पिवट होता है ना वो, उसको बोलते हैं फुलक्रम। एट इट्स मिड पॉइंट हो, मिड पॉइंट पे फुलक्रम फिक्स्ड है, मतलब फुलक्रम से फिक्स है। ये अपना यूनिफॉर्म मीटर रूल देखो, 0 से लेकर 100 तक जा रहा है, मतलब 1 मीटर का है ये स्केल, 1 मीटर मतलब 0 से 100, ठीक है। हैविंग अ वेट 40 जीएफ, 40 जीएफ ग्राम फोर्स, हाँ ये जीएफ बेटा ग्राम फोर्स होता है बेटा, बेटा वो वाला जीएफ नहीं है, ये ग्राम फोर्स है ये, एट 10 सेंटीमीटर मार्क। अच्छा 10 सेंटीमीटर मार्क, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ये उसकी पोजीशन है 0 से। भाई ये गलती करता है बच्चा, इसको 10 सेंटीमीटर को ही मान लेता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस नहीं है। लॉजिकली बताओ क्या ये पिवटेड पॉइंट से डिस्टेंस 10 है, क्या ये डिस्टेंस 10 है क्या, हमें डिस्टेंस यहां से चाहिए, कहां से, ये पिवटेड पॉइंट चाहिए, ठीक है। एंड 20 जीएफ का एक और फोर्स है जो कि 90 सेंटीमीटर मार्क पर रखा है, वो ये डिस्टेंस पे रखा हुआ है 50 पॉइंट से, ठीक है। अब तुम्हें समझ में आ रहा है, अब तुम्हें समझ आ रहा है। इज द मीटर रूल इज इक्विलिब्रियम, बोला जा रहा है क्या ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। हमने कहा निकाल के देख लेते हैं, हमने कहा अगर हम लोग टॉर्क 1 निकालते हैं, मतलब फर्स्ट बॉडी का टॉर्क निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा 40 इंटू टॉर्क 1, मतलब ये 40 जीएफ के लिए, किसके लिए, 40 ग्राम फोर्स के लिए, ठीक है। ये 40 इंटू डिस्टेंस कितनी है सर, डिस्टेंस 10 से 50 के बीच की, मतलब 50 माइनस 10 कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी। 10 से लेकर 50 तक कितना होता है, 40 होता है बच्चों, तो 40 इंटू 50 मतलब 160 जीएफ ग्राम फोर्स सेंटीमीटर में ही लिया हम लोगों ने, ठीक है, क्योंकि सबकी सीरियस यूनिटी चल रही है ना, सीरियस ले लिया हम लोगों ने, ठीक है। ऐसे टाउ 2 निकाल के देख लेते हैं, टाउ 2 में फोर्स कितना है हमारा, 20 जीएफ है, ठीक है। जीएफ इज ग्राम फोर्स, ठीक है। ग्राम फोर्स मतलब वो मास है, जी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको वेट बनाने के लिए, लेकिन क्योंकि दोनों तरफ सेम करना तो हम नहीं कर रहे हैं हम लोग मल्टीप्लाई जी से, हम ऐसे भी कर सकते हैं उसको। 90 माइनस 50, यहाँ पे क्या है भैया 90 माइनस 50, मतलब 90 पे रखा हुआ है, 50 से लेनी है, 90 माइनस 50 कर दिया, कितना आ जाएगा, ये 40 ही आ जाएगा, ठीक है। तो इंटू 40 ये कितना आ गया, 80 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। हमें क्या दोनों बराबर हैं क्या, नहीं है, दिस इज नॉट द कंडीशन ऑफ, पहले का आंसर क्या आ गया, नो, दे आर नॉट इन कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, या फिर इन इक्विलिब्रियम, ये नहीं है इक्विलिब्रियम पे। भाई साहब ऐसा बोलना बिल्कुल गलत होगा, नाजायज है कि ये इक्विलिब्रियम पे है। कह रहे हाउ कैन द रूल बी बॉट इन इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग द एडिशनल वेट ऑफ 40 ग्राम। कह रहे हमको एक और 40 ग्राम का अगर वेट लगाना है तो कहां पे लगा दें जिससे कि जो ये हमारा मीटर रूल है ये आ जाए इक्विलिब्रियम पे। हमने कहा ध्यान से अगर देखा जाए तो इसके पास चीजें कम है, बोलो हाँ कि ना। हमने कहा सर अगर इसके पास चीजें कम है, मतलब तो हमारा 80 वाला है ना, ये बेचारा परेशान है, अगर हम लोग इसको ही और दे दें, इसको ही और बढ़ा दें तो ये बराबर हो सकता है। मतलब सर 160 तो हमारे पास एक था ही, हमें इसको बराबर करना है, दोनों को बराबर करना, तो इक्वल लगा दिया। 80 तो एक है ही हमारे पास टॉर्क, दूसरा एक टॉर्क बनाना है जो कि 40 पे रखा जाए, 40 उसका मास हो, कितना हो 40 जीएफ उसका मास हो, लेकिन उसकी डिस्टेंस नहीं पता है, हमें नहीं पता कहां रखें, हमें नहीं पता कहां रखें, रखना तो इधर साइड है, पक्का पक्का इधर रखना है कि इधर का जो टॉर्क है ये 160 आ गया है, लेकिन इधर का 80 आया है, हमें यहां पे कुछ बढ़ाना पड़ेगा तब जाके 160 आ पाएगा। कितना बढ़ाना पड़ेगा और पता है हमको 80 बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन 80 बढ़ाने के लिए हमें रखना कहां पर है। सर मान लेते हैं कि उसको एक्स डिस्टेंस पे रखना है, कहां रखना है हमें नहीं पता, हो सकता है यहां पे रखना, हो सकता है यहां पे रखना, हो सकता है किसी पॉइंट पे रखना हो, अभी के लिए इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है, हमें नहीं पता ना, लेकिन नेट टॉर्क तो बराबर आना चाहिए। तब दिस इज इक्वल टू दिस जो पहले था हमारा, दैट इज टाउ 1 इज इक्वल टू टाउ 2 प्लस जो हम लोग ने एक और वेट लगा दिया वो टाउ 3 हमारा, ठीक है। अब बराबर करना है तो सब सॉल्व कर लेते हैं इसको इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा 80 इज इक्वल टू 40 इंटू एक्स, अगर एक्स निकालना चाहेंगे 40 से इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 2, तो मतलब हम लोग इसको, अगर हम लोग इसको 2 यूनिट पे रखें, 2 यूनिट का मतलब क्या है, 2 यूनिट का क्या है
2 यूनिट का मतलब क्या है कि अगर हम लोग इसको 52 पे रख दें, कहां रख दें, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, 58 पॉइंट्स देखना है ना, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 20 से हमारा 40 डिस्टेंस पे था, तो ये आ गया है 80, और 40 है ना, 40 जीएफ है ना, हाँ 40 जीएफ का है। तो 40 जीएफ को अगर हम लोग 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखते हैं, कहां से, 58 पॉइंट से, तो हमारा जो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है वो मैच कर जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, एक्स की वैल्यू इज 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर कहां से, पिवटेड पॉइंट से, कहां से, पिवटेड पॉइंट से। ठीक है, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, पक्का पक्का बता दो भाई, पक्का पक्का, पक्का पक्का, पक्का पक्का। अच्छा एक हम लोग ने मिस्टेक कर दी है, एक मिस्टेक कर दी है यहाँ पे, ये 1600 था और ये 800 था, ये 1600 था और ये 800 था। भाई लोग कमेंट में तो मैंने कर दिया था ना, एक गलती ढूंढ ली थी ना, पकड़ना बहुत जरूरी है भाई। 4 इंटू 4 इज 16 और 2 जीरो है ना 1600, ऐसे ही 2 इंटू 8 इज 88 और 2 जीरो है तो 800, ऐसे ही। ओके तभी मैं कहूँ कि 2 तो नहीं आ सकता, ये 20 आएगा भाई लोग, ये 20 आएगा क्योंकि ये ना 800 होगा और 800 से 40 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 20 आएगा। ठीक है, ओके तो x कितना है, 20 सेंटीमीटर, कितना है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द 50, मतलब 20 सेंटीमीटर 50 मतलब 70 सेंटीमीटर के मार्क, हमको उसको यहाँ पे पोजीशन करना पड़ेगा एट 70 सेंटीमीटर। हाउ कैन द रूल बी बॉट इन इक्विलिब्रियम, बाय प्लेसिंग, क्या बोलेंगे सेकंड का आंसर, क्या बोलेंगे भाई, सेकंड का आंसर है बाय प्लेसिंग 40 जीएफ एट 70 सेंटीमीटर मार्क। कहां रखना है उसको, तो रखना है 70 सेंटीमीटर के मार्क पे। आया गया, आ गया, क्या बात है, मजे आ गए, मजे आ गए। चलो भाई आगे चलते हैं, जल्दी से खत्म करते हैं टॉपिक को। अब देखो हमारे इजी टॉपिक आ गया, अब इसमें मेरे को थ्योरी थ्योरी वाला है, रटने रटने वाला, जल्दी 10 मिनट खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस आखिरी के 10 मिनट चाहिए मुझे तुम्हारे। चलो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या था सर, वो एक ऐसा पॉइंट जहां पर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को बैलेंस कर पाए, या फिर जो नेट उसके जो फोर्स हैं, पार्टिकल्स पे जो फोर्स नीचे लग रहे हैं, वो एक पॉइंट पे आके बराबर हो जाए, इक्वल ना, जितने भी क्लॉकवाइज मूवमेंट वाले हैं, जितने भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट वाले हैं, वो सारे एक चीज को बराबर कर, जैसे ये इस पेन का सेंटर ऑफ मास है, जहां पर इसको बैलेंस रख सकते हैं, इसको सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास पे जो ग्रेविटी एक्ट करती है इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी। पढ़ लेते हैं एक बार, द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स एवरी पार्टिकल टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज नोन एज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वो पॉइंट या वो फोर्स टुवर्ड्स विच at which the earth attract every particle towards itself, जहां पे उस अर्थ को, वो बॉडी को वो अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, वो सारे, जैसे ये सारे पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो सारे पार्टिकल्स हैं, लेकिन इन सारे पार्टिकल्स का एक पॉइंट मिलेगा जो इनका सेंटर ऑफ मास से लग रहा होगा, वो सेंटर पॉइंट होगा इस बॉडी का। ठीक है, इट इज आल्सो नोन एज द वेट ऑफ द पार्टिकल, उसको बोलते हैं हम लोग वेट ऑफ द पार्टिकल। द फोर्स विद व्हिच द अर्थ अट्रैक्ट एवरी पार्टिकल टुवर्ड्स इट्स सेंटर, वो फोर्स जिससे कि अर्थ किसी पार्टिकल को खींचती है, उसको बोलते हैं हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, चलिए भाई चलते हैं आगे। अब ऐसा एक पार्टिकल नहीं होता, जैसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल का एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां यहां बनेगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और जहां से उसका एक कॉमन वेट एक्ट हो रहा होगा टुवर्ड्स द डाउनवर्ड डायरेक्शन। अ बॉडी कैन बी मेड अप ऑफ सेवरल पार्टिकल, बहुत सारे, सबका वेट अलग अलग हो सकता है, वो यूनिफॉर्म हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म की तो ईजी है करना हमारे मुझसे, यूनिफॉर्म है, ईजी है, लेकिन ऐसे बॉडी बहुत सारी नॉन यूनिफॉर्म भी होती है, कहीं भारी है, कहीं हल्की है, कहीं अदरक जैसी है, कहीं सूजी है, कहीं फूली है, कहीं चौड़ी है, कहीं मोटी है, ऐसे करके। तो बॉडी इज एज द साइज ऑफ पार्टिकल, बॉडी इज स्मॉल कंपेरिजन टू द साइज ऑफ द अर्थ, द पुल ऑफ द ग्रेविटी W acts on these particle can be regarded as parallel to each other। कैसे मानते हैं, we consider them to be parallel to each other। बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, सब नीचे 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 पहले लग रहे हैं इस पे, ठीक है, तो magnitude of single force is equal to the sum of all the parallel forces। अब इन सबको ऐड कर दो और उसका एक फोर्स मिलेगा, बोलेंगे हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, वेट ऑफ ग्रेविटी। ओके अब भाई हर बॉडी का अलग होगा, जैसे बात करेंगे स्फीयर की, तो स्फीयर का ज्योमेट्रिकल सेंटर उसके अंदर आउटसाइड लाई करता है, बोथ हॉलो एंड सॉलिड कहां लाइज करता है, लाइज आउटसाइड द मटेरियल, क्योंकि वो स्फीयर होता है ना, अंदर से हमारे पास हॉलो हो या फिर वो सॉलिड हो, उसका जो सेंटर ऑफ मास है उसके आउटसाइड लाई करता है। किस पॉइंट पे करता है उसको भी हम लोग आगे देखेंगे। ऐसे सिलेंडर का देखो, सिलेंडर है हमारा, तो ये उसका क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये भी क्या है, लाइज आउटसाइड द मटेरियल। ऐसे ही आगे देखते हैं, ट्रायंगुलर लेमिना की बात करते हैं। ट्रायंगुलर लेमिना क्या है सर, उसके अगर हम लोग मीडियम खींचते, मीडियम मतलब सर सामने लाइन परपेंडिकुलर अगर वो डाल देते हैं तो एक पॉइंट मिलता है जहां पे तीनों इंटरसेक्ट करते हैं, तो वो होता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सर्कुलर रिंग का क्या होता है, सेंटर ऑफ द रिंग। अब ऐसे बहुत सारी शेप है सर, किसका किसका याद करना है, कितने हमारे सिलेबस में है, तो हमारे सिलेबस में है वो चार्ट ये रहा। अब अगर ध्यान से देखो तो रॉड
डिस्क, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर। पहले तो ये चार याद करते हैं हम लोग। सर रॉड जो है हमारे पास, अगर वो एक यूनिफॉर्म रॉड है तो उसका जो मिड पॉइंट है, उसका मिड पॉइंट है वही हमारा उसका पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सर उसकी लोकेशन क्या है सर? विद इन द मटेरियल, उसके अंदर ही है, रॉड के बाहर नहीं है, बट अंदर ही है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सर्कुलर डिस्क है तो उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर, जहां से उसका सेंटर, जहां से उसको ड्रॉ करा गया है, वो उसका क्या है? ज्योमेट्रिकल सेंटर है। ये भी विद इन द मटेरियल है। सर अगर सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर मतलब सर एक भरा हुआ अगर स्फीयर है, ठीक है, भरा हुआ अगर स्फीयर है मतलब अंदर से फिल्ड है वो, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर ही इसका सेंटर ऑफ मटेरियल है और विद इन द मटेरियल है इसका। लेकिन अगर हॉलो है तो हॉलो का बाहर होता है। यहाँ पे शायद एक मिस्टेक थी क्या? वहां पे एक मिस्टेक थी ना, वहां पे बोला गया था कि दोनों का बाहर होता है। दोनों का बाहर नहीं होता भाई, भाई हॉलो वाले का बाहर होता है। द हॉलो स्फीयर, अच्छा हॉलो का ही था, ठीक है, हॉलो का ही था। हॉलो का बाहर होता है, सॉलिड का अंदर होता है, ठीक है। हॉलो का बाहर होता है, सॉलिड का अंदर होता है। ओके, अदर मतलब अब हॉलो स्फीयर ना, चूड़ी है, मानो चूड़ी है, मेरा ये ब्रेसलेट है या फिर वॉच है, तो इसका भी तो हॉलो स्फीयर ना भाई। अगर हॉलो स्फीयर है तो फिर वो तो बॉडी रही नहीं उसके बीच में, खाली है वो, तो बॉडी के बाहर आ जाएगा वो, बॉडी के बाहर काउंट करा जाएगा वो, ठीक है। ज्योमेट्रिकल सेंटर ही है उसका, लेकिन आउटसाइड द मटेरियल। सर ऐसे ही सॉलिड सिलेंडर होगा, सॉलिड सिलेंडर का भी अंदर होगा। कहां पर होगा सर? जो उसकी ये उसकी वर्टिकल एक्सेस है ना, इस एक्सेस पे लाई करेगा। हॉलो सिलेंडर का क्या होगा सर? वही होगा मिड पॉइंट ऑफ सिलेंडर, आउटसाइड, लेकिन क्योंकि वो हॉलो है, हॉलो है तो कहां होगा? आउटसाइड होगा। सर सर्कुलर रिंग है अगर, तो यार रिंग फिर अंदर से खाली होती है ना, रिंग तो अंदर से खाली होती है ना, तो आउटसाइड द मटेरियल लेकिन सेंटर ऑफ द रिंग पे। और ट्रायंगल हमने का देखा हम लोगों ने मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट पे, वो भी इनसाइड होगा, इनसाइड द मटेरियल, विद इन द मटेरियल, लेकिन उसके इंटरसेक्शन पॉइंट पे। ये भाई चार्ट अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां कहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करने वाले हैं एक ऑब्जेक्ट के लिए, उसका एक पूरे चार्ट आपको अवेलेबल है। आपसे जनरली पूछा जाता है कहां कहां पे इन ऑब्जेक्ट के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए। आखिरी टॉपिक है हमारा सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन वही वाला, ठीक है, जो हम लोग कार घुमाते समय करते हैं, या फिर जब हम लोग वो फुलझड़ी घुमाते हैं ना, है ना, जब वो पूरी चक्करगिन्नी घूमती है ना, फैन घूम रहा है ना, वही हमारा सर्कुलर मोशन। व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल, it moves in a circle, its motion is called as a circular motion. Whenever a particle moves in a complete circle, we call it a circular motion. Need not to be complete circle, it could be arc, it could be semicircle, it could be quarter of circle, लेकिन circular motion ही जाना जाता है। लेकिन circular motion is direction of the motion चेंज है। समझना भाई, बहुत ध्यान समझना। जब एक सर्कुलर मोशन होता है ना, एक सर्कुलर मोशन होता है ना, तो उसकी हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होती है। जैसे कि मान लो ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो इस पॉइंट पे जब ऑब्जेक्ट तो इधर जा रहा था, फिर इस पॉइंट पे इधर जा रहा था, इस पॉइंट से इधर जा रहा था, इधर जा रहा था। देखो इधर देखो, इधर देखो, कहां जा रहा है सर? ये नॉर्थ में जा रहा है, या ईस्ट में जा रहा है, या वेस्ट में जा रहा है, साउथ में जा रहा है। तो हर पॉइंट पे उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। कैसे निकालते हैं सर? किसी भी पॉइंट को पकड़ लो और उस पर टेंजेंट बना दो, किसी पॉइंट को पकड़ लो, उस पर टेंजेंट बना दो। टेंजेंट क्या होती है सर? वो लाइन जो उसको टच करके जा रही है, टच करके जा रही है, उस पर टेंजेंट बना दो, ठीक है, वो डायरेक्शन मिला दी किसकी? मोशन की। और यही डायरेक्शन होती है उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की भी। उसकी वेलोसिटी क्या होती है सर? यहां पर होती है, फिर 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 यहां पर होती है। तो वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग। जब देखा होगा, जब एक चक्करगिन्नी घूमती है, दिवाली चक्करगिन्नी याद है ना, वो हमारी जो सर्कुलर घूमती हैं, आग लगा देती है, घूमती है, फिर पलट जाती हैं, वो फट जाती हैं एक बार, ठीक है। उनकी बात देखो तो हर बार उनकी डायरेक्शन इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, तो उनकी डायरेक्शन क्या होती है? चेंज होती है। हम लोग उस पर चलते हैं। इन आवर चाइल्डहुड आई यूज्ड टू जंप ओवर इट, ठीक है। तो उसकी डायरेक्शन क्या होती है? चेंज होती है। लेकिन याद रखना कि स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्शन से मतलब होता ही नहीं है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इसकी स्पीड सेम रहेगी? इसकी स्पीड, मान लो अगर ये मोशन 5 मीटर पर सेकंड से हो रहा है, तो स्पीड 5 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। कि अगर बात करता हूं सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से, तो वेलोसिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो डिपेंड करती है डायरेक्शन पे भी, सब वेक्टर क्वांटिटी। तो उसके मोशन के दौरान क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी भी कीप्स ऑन चेंजिंग। पूरा क्वेश्चन आता है, इन सर्कुलर मोशन स्पीड और वेलोसिटी विच अमंग द फॉलोइंग विल रिमेन सेम? तो स्पीड विल रिमेन सेम बट वेलोसिटी विल कीप ऑन चेंजिंग। क्या होता है ये? कीप ऑन चेंजिंग, क्योंकि ये डायरेक्शन में डिपेंड करती है और हर बार उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है? अलग अलग हो रही है, इसलिए डायरेक्शन कीप्स ऑन चेंजिंग, डायरेक्शन ऑफ मोशन एज वेल एज स्पीड चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली। स्पीड नहीं, वेलोसिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। ओके, चलो। Okay, moving forward, moving forward, moving forward, moving forward. When an object moves in a circle, its motion is called as circular motion, है ना, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ मोशन हमारी उसकी देखते हैं। फिर यहाँ पे स्पीड नहीं, ये वेलोसिटी का जिक्र है भाई।
ओके चलो, द मोशन इज सेड टू बी एक्सेलरेटेड बिकॉज वेलोसिटी कीप्स ऑन चेंजिंग। क्या चेंज हो रही है? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, वो पता है सर, ए क्या होता है हमारा, v माइनस यू अपॉन टी होता है। अगर वेलोसिटी चेंज हो गई, अगर वेलोसिटी अलग अलग हो गई उसकी, तो वो क्रिएट कर देगा एक्सेलरेशन को। द चेंज इन वेलोसिटी कॉजेज द एक्सेलरेशन। तो क्या बन गया वो? मोशन इज कॉल्ड टू बी एन एक्सेलरेटेड मोशन। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन माना जाता है। So everyone repeat with me. A uniform motion is called as, uniform circular motion is called as an accelerated motion because its velocities keep on changing. और एक और बात, जब भी कोई सर्कुलर मोशन होता है within the uniform speed, its motion is known as a uniform circular motion. uniform का मतलब होता है सेम, स्पीड सेम होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? स्पीड अगर चेंज हो रही है तो फिर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी नहीं है। इफ द स्पीड इज चेंजिंग देन द मोशन इज नॉट यूनिफॉर्म। इजी करता हूं मैं, मान लो 5 मीटर पर सेकंड से घूम रहे हैं, स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। लेकिन अगर सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी विल कीप्स ऑन चेंजिंग, ऑन चेंजिंग द वेलोसिटी इट विल कॉज एन एक्सेलरेशन, दैट इज व्हाई द सर्कुलर मोशन विल बी एन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, चलिए भाई, अब भाई इसमें दो फोर्स लगते हैं, दो फोर्स की बात कर लेते हैं। जब भी एक कोई भी ऑब्जेक्ट ना सर्कुलर मोशन में घूमता है तो उसको एक अंदर की तरफ पुल होता है, तो उसको अंदर की तरफ खींचता है टुवर्ड द सेंटर। बहुत ध्यान से, अ फोर्स व्हिच एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसके सेंटर की तरफ से खींच रहा होता है, इसको बोलते हैं हम उसका सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हाट वी कॉल इट? वी कॉल इट द सेंट्रीपिटल फोर्स। द फोर्स नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इन सर्कुलर पाथ इज नोन एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। कहां एक्ट करता है? क्वेश्चन आता है कहां एक्ट करता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहां एक्ट करता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द object or a circle. ठीक है, hence the body moving uniformly in circular path there must be force pivoted at the centripetal force of the motion। हमेशा ही हमेशा लगेगा। इसकी वैल्यू भी होती है mv स्क्वायर अपॉन आर, लेकिन अभी हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे। लेकिन जब वो बॉडी अंदर की तरफ आती है तो उसकी तरफ एक बाहर की तरफ भी फोर्स लगता है जिसको बैलेंस करता है, उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं? वर्चुअल फोर्स, और फिर फिक्सचर फोर्स भी बोलते हैं हम लोग इसको। ये एक रियल फोर्स नहीं होता है, दिस इज नॉट अ रियल फोर्स। जो बाहर की तरफ लगता है वो एक रियल फोर्स नहीं है, अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है। कहां लगता है? अवे फ्रॉम द सेंटर इन द सर्कुलर पाथ, वी कॉल इट एज द वर्चुअल और फिक्शियस फोर्स। क्या नाम है इसका? सेंट्रीफ्यूगल। क्या नाम है इसका? सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ, सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ, एंड सेंट्रीफ्यूगल इज आउटसाइड द बॉडी, बाहर की तरफ लग रहा होता है। तो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल को अगर बराबर करेगा तो ही वो यूनिफॉर्म मोशन हो पाता है। एंड दैट्स इट फॉर द चैप्टर। ठीक है, जो हमारे आखिरी एटअप है सीओजी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सर्कुलर मोशन, इस पे जनरली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं। इस पे ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं बनते क्योंकि वहां पे चांस ही नहीं न्यूमेरिकल बनने का। आपको इसके थ्योरी पार्ट ही याद रखना पड़ेगा। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल क्या है, डायरेक्शन क्या है, सेंट्रीपिटल अंदर है, सेंट्रीफ्यूगल बाहर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस किस ऑब्जेक्ट की कहां पे होती है, और इसी के संग वो चैप्टर आप लोग अच्छी तरह से समझ लोगे। एक काम और, जो हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है, इनकी जो हमारी डीपीटीज हैं, प्रैक्टिस शीट्स हैं, वो ऐप पे अवेलेबल हैं। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके क्लास 10th आईसीएसई को चूज कर लेना अपना, वहां से डीपीटी डाउनलोड कर लो क्योंकि वो हेल्प करेंगे आपको और प्रैक्टिस करने के लिए। अदर देन दैट यू हैव योर प्रैक्टिस बुक्स एज वेल। आप सरीना पब्लिकेशन या फिर एडुगार्ड की क्वेश्चन बैंक, उस वाली क्वेश्चन बैंक और हिंदी क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है मार्केट्स में, आप उनको परस्यू कर सकते हो, उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑल द बुक्स आर गुड एज ऑफ नाउ। ऐसा कोई नहीं है कि भाई बहुत खराब बुक्स आ रही हैं, लेकिन क्वेश्चन बैंक बाद में आएंगे। तो अभी अपने कोर्स के लिए अपनी बुक्स को कवर करते चलो। एग्जाम्पल्स क्वेश्चन दोनों लगाने पड़ेंगे, लाइन से सारे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस भी लगाने पड़ेंगे क्योंकि आपको वेरी शॉर्ट से थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन अगर आती हो तो प्रॉपर्ली ना लिखना, लेकिन प्रैक्टिस के दौरान आपको माइंड में होना चाहिए कि हाँ ये कीवर्ड्स हैं टू गेट द मैक्सिमम मार्क्स। आई होप दिस हैज हेल्प यू। प्रैक्टिस भी हो गई, क्वेश्चन भी लगा लिए। अब व्हाट्स द नेक्स्ट लेक्चर? नेक्स्ट लेक्चर विल बी टेकन बाय प्रभास सर। मेरा आज का 7th का आप लेक्चर देख रहे हो, ये आप इसके बाद देखोगे केमिस्ट्री का लेक्चर प्रभास सर का फर्स्ट चैप्टर का। देन वेडनेसडे को मिलेंगे आपको हर्षित सर का लेक्चर, दैट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और 10th को मिलेगा आपको 10 जुलाई को मिलेगा बायोलॉजी, दैट्स द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। आई होप दिस सीरीज इज वेरी हेल्पफुल, इज गोइंग टू रॉक योर एग्जामिनेशन एंड प्रिपरेशन। आप इसको रिगरसली फॉलो करिए, शिद्दत से। हम मेहनत करते हैं, आप मेहनत करिए, और साथ में वो जो रिजल्ट है हमारा, जो मुकाम है हमारा, मैं भूल दूंगा नहीं, बार बार बोलूंगा, बार बार लिखूंगा, टू गेट द 95+। इसको हम लोग साथ में मिलकर अचीव करते हैं। और भाई सो आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी, इफ यू जेन्युइनली वांट्स टू गो अहेड विद दिस मार्क्स, प्लीज मेक अ शीट, राइट योर एम एंड गोल, और उसको अपनी स्टेट टेबल पे लगा लो कि मैं यहां पहुंच के ही मानूंगा। ये मेरा इस साल का प्रण है कि मुझे इतने मार्क्स लाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए।
चाहे कुछ भी हो जाए, दैट्स माय डिटर्मिनेशन। ये मेरा खुद को प्रूव करने का मेथड है। ये दिखाएगा कि मैंने 10th में कितनी मेहनत करी, चाहे वो रिजल्ट किसी काम का ना हो, लेकिन आई एम गोइंग टू शो अप दैट आई एम वर्दी ऑफ डूइंग द मेहनत, और मेरी मेहनत ही मेरी कामयाबी है। आगे जाके यही काउंट करेगा, एंड आई एम गोइंग टू अचीव इट एट एनी कॉस्ट। ये लेके आऊंगा मैं, ठीक है। और कुछ सब्जेक्ट में तो 100 में 100 भी जाना है अपने को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू। पढ़ते रहो, मचाते रहो।